अगर मैं आपसे एक अल्फाज में पूछूं 2025 पाकिस्तान के लिए, कमबैक था पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ ऐसा लग रहा है जैसे हर खित्ते में जंग जारी थी, चाहे वो पाकिस्तान सुरखरू हुआ इंडिया के साथ जंग में। वो तो एक अलग ही सुरूर, वो सुरूर अभी तक आ रहा है। पाकिस्तान अब टेबल पे बैठने लग गया है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक बात की जाती है ना कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने एक गोल बड़ा क्लियरली सेट कर लिया है कि एक्सपेंड करनी है इकोनॉमी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन पेज का, तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने ये जीएफ वगैरह तो बहुत अरसे से बनाए हुए, अब क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो थी ना, वो एक वर्ल्ड लेवल पे प्रूव हो गई। कौन सुपर पावर बनेगा, किस मुल्क की इज्जत होगी, इसका फैसला सिर्फ तलवार करेगी। नरेंद्र मोदी उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप से मुंह छुपाता फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कुन के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि जब ये चैनल का आगाज़ किया था तब आपसे जिक्र किया था कि इंशाल्लाह एक दिन हम इसे इस तरह से कम्युनिटी वाइज चैनल बनाएंगे कि जहाँ हर मौजू पे हम बात कर सकें, जियो पॉलिटिक्स से आगे कर सकें, इकॉनमी पे बात कर सकें, माशरे के जो मसाइल हैं उन पे बात कर सकें, साथ साथ एसोटेरिक साइंसेस, हिस्ट्री या दीगर जो मामलात हैं जिन पर हम यूजली बात करते हैं वो भी जारी रह सकें। उसी सिलसिले में आज की हमारी जो पॉडकास्ट होगी जियो पॉलिटिक्स के हवाले से होगी, एसोटेरिक साइंसेस के हवाले से होगी, इकॉनमी के हवाले से होगी। वो ख़ास तौर पे 2025 कैसा गुजरा पाकिस्तान के लिए या फिर इस पूरे खित्ते के मुसलमानों के लिए, उस पर हम बात करेंगे। साथ साथ इस बात पे भी हम ज़रा ज़ोर देंगे, कोशिश करेंगे बात की जाए कि 2026 में क्या होने जा रहा है। इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब काजी मोहम्मद हारिस साहब और हमारे एक नए गेस्ट और नए एक पार्ट जो कुन का हमारे साथ बने हैं अल्ताफ़ वज़ीर साहब। क्या हाल है जी आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, ऑल गुड। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वैसे इंट्रो तो मैंने दे दिया, लेकिन अगर मैं आपसे एक अल्फाज में पूछूं 2025 पाकिस्तान के लिए, कमबैक था पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में, ग्लोबली भी था, जियो पॉलिटिकली भी था, और थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि वॉरफेयर की हिस्ट्री में ना ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब आप समझते हो कि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से शायद सॉफ्ट पावर को अब साइड पे हो गई है सॉफ्ट पावर, बिकॉज इवेंचुअली सब ने रियलाइज़ कर लिया है कि सारा झूठ है। ये जितनी भी सॉफ्ट पावर वैसे झूठ पे ही मबनी होती है, मूवीज़ और ड्रामेज़ और ये बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाना, मैकडॉनल्ड्स वगैरह। बाद में आप जब डीप डाइव जाते हो देखते हो तो खाना भी मुज़र सेहत होता है, मूवी भी आपको दिमाग ख़राब करती है। तो सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर ने रिप्लेस किया है इस साल, और पाकिस्तान के पास सॉफ्ट पावर तो जब से 9/11 के बाद से सॉफ्ट पावर को मेंटेन करने में बड़ा टाइम लग रहा है, बट हार्ड पावर अब पाकिस्तान के पास तो हमेशा से थी, तो वो उसने प्रोजेक्ट कर दी। और अब मेरे ख्याल से दुनिया में सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है कि आप समझो कि अब कोई भी मसला हो किसी के पास भी हो ना, एक मिसाइल आपने मारा और मसला ख़त्म हो गया। तो ये चल रहा है। इसे 2025 को हम जंगों का साल भी कह सकते हैं। Exactly. ऐसा लग रहा है जैसे हर खित्ते में जंग जारी थी। हाँ, और उस बात को जो कहा जाता है, तारीखी हवाले से कहा जाता है कि कौन सुपर पावर बनेगा, किस मुल्क की इज्जत होगी, इसका फैसला सिर्फ तलवार करेगी। एग्जैक्टली। और 2025 ने वो चीज़ साबित कर दी। जो ममालिक सुरखरू हुए, चाहे वो पाकिस्तान सुरखरू हुआ इंडिया के साथ जंग में, आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान सुरखरू हुआ, अच्छा ईरान इसराइल जंग में पहली दफ़ा ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई, किसी मुल्क ने पहली दफ़ा इसराइल पे हमला किया, चाहे वो कितना डेडली था, उसका कोई नुकसान हुआ ना हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन किसी ने जुर्रत की। उसका हमने फिर इम्पैक्ट देखा चीज़ों का। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर पे हमने पाकिस्तान के फिर से वो एक देखा। अच्छा शय जो इसमें हुई ना वो ये हुई कि पाकिस्तान अब टेबल पे बैठने लग गया है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में एक बात की जाती है ना कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। एग्जैक्टली। यानी अगर आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा नहीं हो तो फिर जो दीगर लोग आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो अब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, खासतौर पर हमारे रीजन का, तो पाकिस्तान का उसमें नाम होता है। डोनाल्ड ट्रंप तो हमारा फैन बन चुका है, मतलब इतना हमने नहीं प्रोजेक्ट किया 6-0 को जितना वो एक बड़ी मशहूर कैसा आपको याद होगा कि एक शख्स था, वो नशे करता था, वो चला गया तबलीग पे। जब वो तबलीग पे चला गया तो तबलीग जान सब साले के जाए, लेकिन जी ये भाई पहले इतने नशे करते थे, अब अल्लाह के हुक्म से तबलीग में आ गए, तो अब जो है सब सेट हो गया है, अभी सही हो गया है। तो उनको एक ट्रॉफी बना के रख दिया था। तो एक दिन वो तंग आके कहता है कि यार इतना तो मैं नशे करके जलील नहीं था जितना तूने मुझे तबलीग में लाके जलील कर दिया। Exactly. तो इतना हमने इंडिया को जलील नहीं किया मई वाली जंग में जितना डोनाल्ड ट्रंप ने हर उसमें बता के, भाई इनके तो 6 तैयारे गिर गए थे, तो मैं आया और मैंने जंग रुकवा दी तो बचत हो गई इनकी। तो इंडिया को जलील कर दिया। और नरेंद्र मोदी उसके बाद से
डोनाल्ड ट्रंप से मुंह छुपाता फिर रहा है। ऐसा ही। इसकी क्या वजह है, इतना किस बात का डर है उसको? अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, मैं करता हूँ। नहीं, वाकई ये चीज़ मतलब 2025 के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी मैं यही कहूँगा कि 2024 और 23 के जो डिज़ास्टर्स थे, खासतौर पे इन्फ्लेशन के हवाले से ना, 2025 उसके मुकाबले में बहुत बेहतर साबित हुआ है। और शुरू के महीने तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। फिर ये एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फ्लड आया, फ्लड की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसको भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है कि मज़ीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। उसके बाद अभी रिसेंटली देखें आपके पॉलिसीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आज से 1.5-2 साल पहले, बल्कि कोई भी नहीं कह सकता था कि यार इंटरेस्ट रेट आप सिंगल डिजिट पे लाने की बातें होंगी 1.5 साल बाद। जब 22.5% पॉलिसी रेट था, कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान ऐसे हालात में जब IMF से लोन लेने जा रहा है, पाकिस्तान एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जाएगा। और बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता था, किसी को भी नहीं लगता था। लेकिन अब आप देखें कि दिसंबर में जो लास्ट हमारी पॉलिसी अनाउंस हुई, उसमें 50 बेसिस पॉइंट कम किए हैं, 10.5% पे ये जो इंटरेस्ट पॉलिसी रेट आ गया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने एक गोल बड़ा क्लियरली सेट कर लिया है कि एक्सपेंड करनी है इकॉनमी। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ क्लियर पता चल गई कि इन्फ्लेशन रेट पिछले सालों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कम हो गया है। जाहिर है कि GDP ग्रोथ उस अभी फ़िलहाल हम अप टू द मार्क नहीं है जो होनी चाहिए। ग्लोबल रिसेशन भी है, उसके अलावा फ्लड्स आ रहे हैं। अगर आप रिसेंटली डाटा उठाएं तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ हमारी बहुत उस तरह नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और उसका रीज़न बड़ा क्लियर है, वो ये फ्लड्स हैं। इस तरह की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी। तो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव से तसल्ली बख्श साल रहा। बाकी दुनिया भर में जो हमने जो अभी धाक बिठाई है मई में, वो तो एक अलग ही सुरूर, वो सुरूर अभी तक आ रहा है। 6-8 महीने हो गए इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। और मेरे ख्याल में कि अपने पॉलिटिकल कैरियर का नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भंड मार दिया ये। हाँ, ऐसा ही है। उसे लग रहा था कि यार पाकिस्तानी कौम में जो है तकसीम बहुत बढ़ चुकी है शायद। ज़ाहिर सोशल मीडिया जिस तरह हम देखते हैं, एक दूसरे के पीछे ही हम लगे रहते हैं सारे के सारे, कुछ सियासी वजूहात हो, नजरियाती वजूहात हो, ऐसा लग रहा है कि बस चूं का मुरब्बा बन के रह गए। वो था भी शायद ऐसा ही कि सब एक दूसरे से मुतनफ़िर थे, शिकायतें थीं, गिले थे। उसने एक जंग की तो उसने ये सोचा कि भाई जब सिविलियन आबादी साथ नहीं होगी, इदारों में भी आपस में तकसीम लग रही है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ढह जाएगा। और वो कहता है कि उल्टा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। और उसने जो बूझ दिया फतह ने कि देखें, उससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा ये हो गया ना कि इस दुनिया में एक आप हो और आपके साथ आपका अल्लाह है, और कोई दूसरा तीसरा मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसा ही है। ये ज़मीन है और आप हो। मारने वाला ये नहीं देखेगा कि मैं सिंधी को मार रहा हूँ, बलोच को मार रहा हूँ, पश्तून को मार रहा हूँ, पंजाबी को, उर्दू स्पीकिंग को, हज़ारे वाल को, सराय को, किसको मारने वाला आपको पाकिस्तानी समझ के मारेगा। और बतौर पाकिस्तान को बचाने के आप बस और कोई चारा ही नहीं है। और हमने फिर देखा, चाहे कराची में बैठा हुआ काजी अल्ताफ जहांगीर हो, या पंजाब के बॉर्डर पे जो देहाती लड़ रहे थे वो लोग हों, या फिर खैर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ पश्तून हो, या बलूचिस्तान में बैठा हुआ बलोच हो, उन सब ने देखा कि हमारी फीलिंग्स एक थी। यार मुझे कहाँ से फोन्स आ रहे हैं, जहांगीर यार जंग स्टार्ट होने वाली है क्या? रात के 3 बजे 4 बजे वो सब एक्टिव हैं, लड़ने के लिए, मरने के लिए रेडी हैं। और कराची में बैठे हुए थे, हम ड्रोन देख रहे थे, वो कोई डर के भाग नहीं रहा था। ऐसा ही है। किसी एक पाकिस्तानी ने अपना घर नहीं छोड़ा जंग के डर की वजह से, अपना इलाका नहीं छोड़ा जंग के डर की वजह से, उनका ऐसी की तैसी है। और वो जो 7 मई से हम लोग का आगाज़ किया था इंडिया ने, पाकिस्तान ने 10 मई को गलबन ऑपरेशन बनियाल मरसूस का आगाज़ किया। 1.5 घंटा एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान, 1.5-2 घंटा, और बस वो शाइनिंग इंडिया और इतना बड़ा हवा बनाया हुआ था, वो ढह गया। किस्सा ने बढ़िया। ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। हमारे एक टीचर बोलते थे ना कि कुरान की आयत है ना, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, के ए जिन्नो इंस, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो एक तो ये तो पता चल रहा है शैतान दुश्मन है, लेकिन ये बताना कि भाई एक दुश्मन जब बता दिया जाता है ना तुम सबका मुश्तरक है, तो फिर सब उसके खिलाफ ना मुत्तहिद हो जाते हैं। हाँ भाई ये पता हम सबका दुश्मन है, मेरा भी आपका भी है, वो तो ये एक इत्तेहाद की वजह बन जाती है। तो मई में ना हमें एक इत्तेहाद की वजह मिल गई कि भाई ये हम सबका दुश्मन है, तो हम सब मुत्तहिद होके, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, सूरत हाल ये थी कि भाई एक अलग ही जोश, और मैं पूरी रात नहीं सोया, और हम सुबह, मुझे याद है कि फजर के बाद जब ये सारा सूरत हाल मुस्तकिल मोबाइल पे लगे हुए सारे वो देख रहे,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो ख़ानदान के लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, तो माशाल्लाह। बिल्कुल ही रोंगटे खड़े होते थे जब जैसे जैसे खबरें आती थी। मतलब देखें सबसे बड़ी शय क्या होती है कि हम चाहे मैदान बदर का जिक्र करें, हम्म, दुश्मनों पे खौफ गालिब आ गया, हम्म, हमसे अल्लाह पाक ने खौफ छीन लिया मुसलमानों से उस दौर में। इस जंग में किसी एक पाकिस्तानी के दिल दिमाग में भी खौफ नहीं था। सोशल मीडिया पे हम मीम्स लड़ रहे थे, मीम्स और वो कौम वहीं पे जंग जीत जाती है जब वो अपने मुखालिफ से खौफजदा नहीं होती, और वो सुपर पावर उसी वक्त हार जाती है कि जब वो खौफजदा होते हैं। मेरे ख्याल से ना बेसिकली अगर आप नोट करो बिफोर जैसे 2024 में जब अम्बानी की बेटी की शादी हुई थी तो काफ़ी पैसे उन्होंने लगाए थे बहुत ज़्यादा। शादी में, बहुत ज़्यादा फैक्टर था बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो राइटिस्ट हों, लेफ्टिस्ट हों, सेंट्रिस्ट हों, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हों, मतलब एक तरह से आप मानो या ना मानो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल या पब्लिक वर इन ऑफ इंडिया, स्पेशली कुछ साल पहले जब इन्होंने 1 ट्रिलियन क्रॉस किया। और अच्छा वो होता ही है ना कि पहली दफ़ा आपको कोई इस तरह की खबर मिलती है, आप थोड़ा शॉक और ऑ के उसमें आ जाते हो। अगर आप थोड़ा इसको रैशनली होके देखो तो आप भी फिर ये सोचते हो कि अगर 1 अरब से ऊपर की आबादी वाला 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है और फिर भी वो ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं अचीव कर रहा, जो कि सऊदी जैसा मुल्क की भी ट्रिलियन की इकॉनमी है, और पाकिस्तान की भी ऑनेस्टली अगर आप मिला लो ब्लैक इकॉनमी और वाइट इकॉनमी ऐड करके शायद ट्रिलियन तक तो पहुंच ही जाए, या मे बी शायद 800 900 तो आराम से होगी जितनी यहाँ पे दूसरे तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। बट इंडिया ने ट्रिलियन क्रॉस किया, टॉप 5 में आ गया, जो भी आ गया, तो एक इम्पैक्ट ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ जाता है। आप इसको एग्री करें भले, मतलब पाकिस्तानी जनरली था। अच्छा उसके बाद फिर ये भी था कि अब जैसे क्रिकेट हमारा एक ऐसी चीज़ है, हम लोग भी उसमें बड़े अच्छे थे, फिर हम लोग बड़ा डाउनफॉल हमारा हो गया। बट हुआ ये कि वो कहते हैं ना कि एक बंदे ने सबको यूनाइट कर दिया, दैट वाज मिस्टर मोदी, एंड ही केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कि हम पाकिस्तान को अटैक करें और उसको कुछ होगा नहीं। अच्छा इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जब जंगें होती है ना बड़ी, जैसे लेट सपोज टैंक्स हैं, 1917 तक टैंक थी नहीं, ठीक है, 1970 तक टैंक थी नहीं, और टैंक बेसिकली ब्रिटिश ने लॉन्च की थी World War I के अंदर, और उसके बाद टैंक यूज़ होना स्टार्ट हो गई। इसी तरह रेडार सिस्टम था World War II में, हुआ बैटल ऑफ ब्रिटेन के टाइम, उससे पहले रेडार नहीं था। मतलब जब जर्मनी ने पूरा यूरोप पे कब्जा कर दिया तो जब आखिर में इंग्लैंड की बारी थी तो इंग्लैंड किस तरह बचा, रेडार से। उनका जो उनका एयर चीफ था ह्यू डाउडिंग, उससे रेडार सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और रेडार से उनको पता चल गया कि भाई यहाँ पे इतना बड़ा एक बस बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो जो एक स्क्वाड्रन आ रहा है जहाज़ों का, तो उसके लिए उसी हिसाब से उन्होंने जहाज़ भेज दिए। अब जर्मनी परेशान हो रहे हैं यार कि 4:1 का रेशो चल रहा है। लुफ्टवाफा जो उनकी एयरफोर्स थी वो इतनी ताकतवर थी उस टाइम, उनके अराउंड 3 से 4 हज़ार के बीच में फाइटर प्लेन्स थे जर्मन्स के पास, उनके पास 700 थे, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि हर जगह इनकी एयरफोर्स कैसे पहुंच जाती है हमारे टक्कर देने के लिए, और हम बैटल ब्रिटेन जीत क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारी जंग एयरफोर्स नहीं लड़ी है और एवियो ने लड़ी है। बैटल ब्रिटेन इन्वेजन तो हो नहीं पाया इंग्लैंड का। तो मतलब एक बड़े मूवमेंट्स आते हैं जंगों में। अब जो एक मूवमेंट आ गया है ना, वो 2 किस्म के इंडस्ट्रीज़ में एक वो हो गया है। नंबर 1 तो वेपन्स इंडस्ट्री। अब जैसे उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंडियन पेज का, तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने ये JF वगैरह तो बहुत अरसे से बनाए हुए, अब क्यों बेच रहे हैं, अब ऐसा क्या हुआ है कि ये बेचने में कामयाब हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में बेच रहे हैं। बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो थी ना वो एक वर्ल्ड लेवल पे प्रूव हो गई। एक ऐसे कंट्री के खिलाफ जो हर किसी से असला खरीद रहा है। एक तो वेपन इंडस्ट्री में फ़र्क आया बहुत। पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू हैव वेपन्स डील अभी लीबिया के साथ उन्होंने एक साइन की है। अब उसके अलावा अज़रबैजान को उन्होंने जहाज़ भेजे हैं। अभी शायद अफ्रीका में भी शायद कोई डील्स वगैरह बनने का चांस है। सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया है। बिकॉज इंडिया जो था वो ऐसा कंट्री था कि सऊदीया के बाद इंडिया तो मतलब ऐसा एक समझे लेबॉर्ट्री है, उसकी जो पूरी आर्मी है और उसका जो बेसिकली वेपन्स का या डिफेंस का सिस्टम ही बेसिकली लेबॉर्ट्री है बाहर मुल्की कंपनीज़ के लिए अपना वेपन टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो रशिया से भी ख़रीदता है, अमेरिका से भी ख़रीदता है, इसराइल से भी ख़रीदता है, हर जगह से चीज़ें वो ख़रीदता है। तो उससे ये हुआ कि जब उसने मुख्तलिफ कंपनीज़ के बड़े बड़े कंपनीज़ जो हैं जिनका बड़ी शेयर प्राइस है नैस्डैक वगैरह में, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके उसने जब कारनामा अंजाम देने की कोशिश की वो फेल हो गया। राफेल भी फेल हो गए, वो फ्रेंच कंपनी थी, रशिया के S4 थे, बाकी अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, वो भी नलिफाइड हो गई। तो मतलब मल्टीपल कंपनीज का नुकसान करवा दिया। आपको कहने का मकसद ये कि हिंदुस्तान ने अपने साथ 4-5 मजीद मुल्कों के साथ यानास किया। एग्जैक्टली। तो जंग पाकिस्तान इंडिया की हो रही है, स्टॉक बैठ रहा है यूके का। एग्जैक्टली हाँ। तो ये एक
बड़ा फनी हमें देखने को मिला। और इससे क्या हुआ, चाइनीज़ के ऊपर ना डिपेंडेंस बढ़ गई। चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी की जो एक लोग पहले ना थोड़ी बहुत आप देखें मार्केट में या पब्लिक में, फिर भी लोग कहते थे नहीं यार वो क्वालिटी वो लेवल नहीं होगा जो यूएस वेपनरी का है, वो यूएस एडवांस सिस्टम का है, बट वो प्रूव हो गया। अब ये जो साइकिल है ना, जो बेसिकली एक अवायद इंडस्ट्री आप कहेंगे, कोई लोग पूछते थे कि अमेरिका तो ना गाड़ी बेचता है ना कुछ बेचता है, चल किस तरह रहा है, तो लोग बोलते हैं डॉलर प्रिंट करके और वेपन्स बेच के। अब मेरे ख्याल से सिर्फ डॉलर ही प्रिंट करके ही चल सकता है, क्योंकि अगले 10-20 साल में यही चलता रहा। और चाइनीज़ वैसे भी हर जगह तो लोन दे चुका है आधी दुनिया को बेल्ट एंड ब्रिड के चक्कर में। अगर वो सबको वेपन्स भी देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा ना हो ये जो आखिरी की इंडस्ट्री बची है अमेरिका की, ये भी ख़त्म हो जाए। मैं अभी चाइनीज़ तजज़ियेकार हैं, उनका बयान जो है देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि चाइना पे आप पहली गोली चला सकते हैं, लेकिन चाइना आपको दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं देगा, क्योंकि आप बचेंगे नहीं। और एक वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जिसने हाइड्रोजन बम बना लिया है और अपनी मिलिट्री परेड में उन्होंने शो किया उसको। इसके अलावा हमारे जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं ICBM, वो 20 मिनट तक दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। कोई भी दुनिया का मुल्क है, उसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। बट उसी को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने, जैसे इसराइल का आयरन डोम है, अमेरिका का गोल्डन डोम जो बन रहा है, कि कोई भी अगर मिसाइल भी लॉन्च हुआ अमेरिका के खिलाफ तो बेसिकली सैटेलाइट से ही उसको फाड़ दिया जाएगा। वो जो एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली अमेरिका और चाइना ही एक दूसरे के खिलाफ जंग कर सकते हैं। हाँ। इस पोजीशन में, और वो मेरे ख्याल में फिर दुनिया की आखिरी जंग होगी कि जिस नहज पे जाके वो लड़ी जाएगी, तो उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है कि वो कभी भी किसी मुल्क में गोली नहीं चलाता, किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होता। अभी जापान ने एक बयान दिया था ताइवान के हवाले से, तो उसी के फ़ौरन बाद चाइना ने अपनी फ़ज़ाई मशक़ें ताइवान के लिए शुरू की हुई। आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चाइनीज़ एयरफोर्स ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, पूरा घेरा हुआ है, अब आओ कर लिया हमने। तो चाइना भी अब एज अ सुपर पावर, ना सिर्फ इकॉनमी वाइज बट मिलिट्री वाइज भी खुद को अनाउंस कर चुका है। मेरे ख्याल से टाइम उसका करीब है, क्योंकि 2049 आ रहा है, 100 साल कम्युनिस्ट चाइना को होंगे कंप्लीट। और बेसिकली बिफोर दैट, लाइक बिफोर दे बिकेम कम्युनिस्ट चाइना, they had a huge century of shame. They lost multiple wars and western countries ने बहुत इनको abuse किया, इनके rights को, इनके sovereignty को, और बहुत सारे कंट्रीज़ ने इनके ऊपर कॉलोनीज़ ही बनाई और इनसे मनमानी के रेट्स वगैरह और ट्रेड के सेटलमेंट वगैरह किए। बिकॉज चाइना में उस टाइम इतनी तरक्की थी नहीं, वेस्ट जो था बहुत तरक्की कर चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, ओपीएम वॉर्स में बड़े जलील हुए। मतलब ओपीएम वॉर्स तो अगर आप बंदा, बात वही है ना कि अब मतलब तो आप नोट करो ना, दुनिया में इंप्रेशंस बेसिकली चेंज हो रहे हैं। जो आपको बचपन से लेके अब तक हमने देखा, वाइट मैन इज़ अ गुड मैन, ब्लैक मैन इज़ अ बैड मैन, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब तो वाइट मैन ही खतरे में चला गया, आबादी के मसले हो गए उसके। तो यहाँ भी नौबत आ गई है, उसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, आई हैव सम अदर इनसाइट्स एज वेल। जैसे आपने अभी बात की ना फ्लड्स वाली, अच्छा आपने अक्सर नोट किया होगा फ्लड्स में कि हम लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर बड़ा रोते हैं कि हेलीकॉप्टर का बड़ा मसला है और हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होते। प्रोफेशनल गवर्नमेंट को कभी कोई बंदा गाली देता है, या कोई लोकल गवर्नमेंट को, या कोई भी मसला होता है हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंच गया, ये नहीं पहुंच गया। हेलीकॉप्टर बेसिकली एक वाहिद आप समझे कि चीज़ है पाकिस्तान में, पूरी जो पाकिस्तान की आप वेपन्स या कमर्शियल यूज़ के लिए, दोनों के लिए पाकिस्तान बिल्कुल ना आप समझें कि सिक्योरिटी यूनिट मंगवाता है, पूरा यूनिट बनाया, हेलीकॉप्टर आ गया, उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अभी दे आर वर्किंग ऑन मेकिंग इंडिजियस हेलीकॉप्टर विद टर्की फॉर मिलिट्री एंड फॉर कमर्शियल यूज़। क्योंकि आप नोट करो ना, जैसे अब देखिए ठीक है वी आर डेवलपिंग कंट्री, बट देयर आर सम टाइम्स व्हेन द स्टेट शोज इट पावर। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा तो 2 मिनट में इतनी पुलिस आ जाएगी, आप बोलोगे इतनी सारे थे कहाँ पे, इतने तो थाने रही है, वहाँ समझ रहे हो ना। लेकिन हेलीकॉप्टर ऐसी चीज़ थी, आप नोट करना, जब इसका कोई नागानी आफत आती थी कम दिखाई को मिलते थे। भाई आर्मी वाले तो होते थे, एयरफोर्स वाले होते थे, बट उसके अलावा जनरली आपको ज़्यादा दिखते नहीं है पाकिस्तान में, जबकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ। अगर नोट करो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं कंपैरेटिवली, जो आपने और चीज़ों में इतना पैसा लगा दिया है। हाँ। तो हेलीकॉप्टर का मसला क्या है? प्राइवेट जेट्स भी तो ले लेते हैं। हाँ, प्राइवेट जेट लोगों ने लिए हैं, बट हेलीकॉप्टर का इशू आया है बिकॉज हेलीकॉप्टर यहाँ पे उसका कोई सेटअप ही नहीं था। पूरे हेलीकॉप्टर बाय करता था पाकिस्तान से। और मज़े की बात है, चाइनीज़ हेलीकॉप्टर भी अभी थोड़े पिछले 10-12 साल में थोड़े बहुत डेवलप हो रहे हैं। उससे पहले चाइना के भी हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो बहुत पाकिस्तान का मेन सप्लायर चाइना था। तो बिकॉज चाइना ने हर कुछ तो टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की और हमने उसमें वर्किंग की। जैसे भी फॉर एग्जांपल आप दोज़े आ रही हैं चाइना से, टर्की से कॉर्वेट आ रही हैं, फ्रिगेट्स आ रही हैं, इसी तरह टर्की से बल्कि हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। बट चाइना के भी हेलीकॉप्टर वाज नॉट दैट गुड, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी टेरेन।
जैसे राजस्थान वगैरह या पोटोहा रीजन वगैरह, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बेसिकली ऑपरेशन वगैरह होते हैं, कच्चे के डाकू हो गए वहाँ पे चले गए आप। तो पॉइंट मेरा ये था कि इसको अगर आप लेके चले ना तो आपको आइडिया हो जाएगा हेलीकॉप्टर का मसला था, बट इस साल 2025 में एग्रीमेंट हैज बीन साइन एंड पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन मेकिंग हिज ओन इंडिजिनस हेलीकॉप्टर, तो दैट्स अ न्यूज़ Alongside विद टर्की। टर्की, और टर्की के साथ ही ड्रोन्स का भी हमारा एग्रीमेंट है। हाँ, टर्की इज आल्सो सेलिंग, आई थिंक दे आर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट टू स्पेन। Nice. तो टर्की इज वेरी गुड इन वेपन्स बिकॉज इट इज आल्सो बीन, वो भी लेसन सीख चुका है ना हिस्ट्री से। अच्छा, ड्रोन्स के मामले में टर्की का नाम बड़ा आता है। हाँ, कामाकाजी ड्रोन्स। हाँ। अच्छा, इस पूरी वॉर में ना मैंने जिन चीज़ों पे गौर किया ना, मैंने कहा यार, मैं बैटल ऑफ बदर की भी बात हो रही थी, बैटल ऑफ उहद की बात हो रही थी। अब सूरह अनफाल में ना अल्लाह ताला कहते हैं ना वही वाली बात कि इज़ युग़श्शिकुमुन नासा मनतम मिन्हु, कि हमने उनके ऊपर ना सकीनत ऊँग तारी कर दी, जिससे ना हुआ ये कि वो जो बदर में मुसलमान थे ना वो टेंशन फ्री हो गए। रात पहले जब आप 313 वर्सेस 1000 की जंग हो तो ज़ाहिर नेचुरल होता है कि आप डरेंगे, आपको यार अगले वेपन भी नहीं आपके पास, आप लड़ने तो गए नहीं थे ना, आप तो कारवान पर अटैक करने गए थे। अब ऐसे में मुश्किल हालात थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं युग़श्शिकुमुन नासा मनतम मिन्हु, कि हमने उन पर तारी कर दी ऊँग, जो अल्लाह की तरफ से एक समझ लें सकीनत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी ना यही बिल्कुल ऐसा ही किया कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सकीनत नाजिल, हम टेंशन में थे ही नहीं, हम कॉन्फिडेंट थे कि ये देख लेंगे, हम कर लेंगे। और दूसरी वो जो आयत थी ना, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, उन्होंने भी प्लान बनाया, अल्लाह भी प्लान बना रहा है। इन्होंने हमें तोड़ने के लिए हर तरह का प्लान बनाया, इकोनॉमिक प्लान, तो सोशल प्लान, तो अलग अलग प्लान्स। और ये इन्होंने सोशल मीडिया से लेके हर जगह से आप देखें, इनको बिल्कुल वही वाली बात आपकी वाली कि इनको लग रहा था कि यार ये तो नहीं कर सकेंगे रिटेलिएट और ये ख़त्म है। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक बस आया और हम सब मुत्तहद हो गए। कई सब मैं अपने दोस्तों से ये भी हर दफ़ा कहता हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, Muslims of Afghanistan, Muslims of India and Muslims of Bangladesh. पाकिस्तान की जीत ने इन तमाम खित्ते में रहने वाले मुसलमानों को दिलों को हौसला दिया है। ऐसा ही Muslims all over the world who are being persecuted. Exactly, North Africa, exactly. क्योंकि पाकिस्तान उन गिने चुने हुई 1-2 फौजी कुव्वतों में से रह गया मुस्लिम दुनिया की, जो रेजिस्ट कर सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं। बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया की फौजी ताकतें ख़त्म हो चुकी हैं। अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स, वो आपस में लड़ के सत्यानाश हो चुके हैं, उनकी फौजें बची ही नहीं है। इजराइल के इर्द किसी मुल्क की कोई फौज ही नहीं है जो मुंह दे सके उसको। सही बात है। इजिप्ट है, बट वो भी ऑलरेडी इजिप्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इजिप्ट तो कॉम्प्रोमाइज, मतलब इजराइल के साथ ही खड़ा है ना। जॉर्डन तो बेसिकली बफर स्टेट है बिटवीन सऊदी एंड पैलेस्टाइन, तो जॉर्डन बफर स्टेट है। सीरिया में आपने देखा है जिस बंदे को पहले उन्होंने टेररिस्ट बनाया, उसी बंदे को लेकर आ गए वापस पावर के अंदर। और जैसे ही उसको पावर में आया तो बची खुची फजाइया भी इजराइल ने खत्म कर दी स्ट्राइक्स करके। ऊपर से कुर्दिस्तान में अलग मूवमेंट चल रही है, इराक की अलग सिचुएशन है, मतलब वो पूरा रीजन जो है ना, वहाँ फौजी कुव्वत कोई बची ही नहीं है। ले दे के एक पाकिस्तान है जिसपे, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात इसलिए भी कर रहा हूँ ना कि ईरान और इसराइल की जब जंग हुई, हमारे दोस्त हैं लैट, उनके वालिद गए ईरान, ज़ियारत के लिए जाते हैं, कहें कि जिसको पता चलता ना पाकिस्तान से आया हूँ तो मेरा हाथ चूमता। देखो हमें नहीं पता, अवामी तौर पे नहीं पता कि पाकिस्तान ने उस जंग में क्या किरदार अदा किया है, पर ईरानियों को पता है। इसीलिए पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ईरानी पार्लियामेंट, ईरान पार्लियामेंट पाकिस्तान के लिए नारे लगे हैं भाई, पाकिस्तान के हक में। कुछ तो ऐसा किया ना पाकिस्तान ने, कुछ ना भी किया हो, कम से कम बढ़ चढ़ के जो एक अंदर ही कोशिश की जा रही थी कि रिजीम चेंज करने की ईरान में, पाकिस्तान की एक डिफेंस मिनिस्टर हों, उन्होंने खुल के उसको रेजिस्ट किया कि हम इस तरह की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे याद करें जब हम लोग जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, आपकी इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी रात में रोज़ लगा रहे थे, फिर मेरी और आपसे भी बात हुई थी। अच्छा, हमने ना 2025 में मतलब हमें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा किसी को भी, मतलब हमें तो हम तीनों को तो चलो फिर भी रियलाइज़ होगा, कुछ लोगों को और भी रियलाइज़ होगा, बट कुछ मेजॉरिटी मासेस की बात करें उनको रियलाइज़ ये नहीं हो रहा कि हुआ क्या है। जंग हुई है इजराइल और ईरान की, जो हम पिछले 20 साल से सुनते हुए आ रहे थे। प्रॉपर जंग हुई है, जैसे हैवीवेट मैच होता है, दोनों हैवीवेट फाइटर ने दूसरे को टाइट वाले पंच टिकाए और दोनों साइड से मिसाइल्स आए। तो एक तो वो चीज़ हुई है, उसमें आप नोट करना कि एक गैप आया था बीच में, इफ़ यू रिमेंबर, जब इसराइल ने पहले अटैक किया था एक दिन के लिए कुछ गैप आया था, उसके बाद ईरान के हाइपरसोनिक सुपरसोनिक
बैलिस्टिक मिसाइल की एक भरमार आना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगता है वहाँ पे मुझे कुछ कोई गैबी अल्लाह कोई मदद आई है, हाँ। ठीक है। दूसरी बात मुझे ये है कि अगर आप चले, ठीक है, ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, इसराइल को नुकसान पहुंचा दिया, जो भी कर दिया, अगर आप 360 या ऊपर लेवल से देखो ना सर, उनकी अच्छी खासी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके जो लोग थे, उनके जो पावर सेंटर थे, उनके जो डिसीजन मेकर थे, वो फौज में, अदलिया में, जगह जगह सोसाइटी के टॉप लोग जो थे, क्लर्क्स थे, ख़त्म हो गए। ऐसा ही है। अब जब यहाँ पे मैं लेफ्टिस्ट की बात सुनता हूँ, स्पेशली जो लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, और जब इस तरह के लोग हैं कि एटम बना लिया और ये वो, इनको अब शायद रियलाइज़ हो कि एटम बम की अहमियत क्या है। अहमियत क्या है। अगर वो चीज़ नहीं होती, आपका भी यही हाल होता। इफ़ यू डिडंट हैड अ गुड स्टेट ना, गुड स्टेट, पावरफुल स्टेट, आपका वो बैठे हुए आपका ये हाल करने के लिए। सर, ईरान का कोई भी एटमी साइंसदान जिंदा नहीं रहा, ठीक है। उनकी जो पूरी एक मिलिट्री चेन थी जो चला रही थी, वो क्या कहते हैं उनको, पासदारान इनकलाब, सर वो वाइप आउट हो गई तकरीबन। उनकी जो पॉलिटिकल ग्राउंड लेवल पे थी वो सब वाइप आउट हो गई, चुन चुन के। मतलब इतने ज़्यादा इजराइल के जासूस वहाँ पे काम कर रहे थे ना कि भाई फलानी बिल्डिंग के फलाने कमरे में है, तो वहीं पे हिट किया गया। ग्राउंड लेवल पे इतना मजबूत इजराइल काम कर चुका था। इजराइल बहुत अंदर तक आ चुका है ईरान का एक हवा बना हुआ था, बट ईरान नहीं लड़ सकता उनके साथ। इससे एयर क्रैश जो हुआ था, यू नेवर नो, जंग से पहले जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की, जो उससे पहले पाकिस्तान का विजिट किया था उन्होंने, अगर आपको याद हो। अभी उन्होंने लीबिया का पाकिस्तान में उस विजिट में छुट्टी की गई थी, पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया था, बिल्कुल ऐसे ही। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि टेक्नोलॉजी वाइज, मिलिट्री वाइज इजराइल कितना ताकतवर मुल्क है। और दूसरा फिर हर दुनिया के मुल्क में उसके कुछ ऐसी ऐसी लॉबिंग्स हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि इतना ताकतवर मुल्क पाकिस्तान को बख्शता अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार ना होते या एक मजबूत फौजी जो है ताकत ना होती पाकिस्तान। अब एक बात कहने में आसान है कि जी फलानी जगह नहीं है तो देखो जी फलाना बजट हो रहा है, फलाना मिसाइल बना दिया तो फलाना मिसाइल बना दिया। सर, हमारे मुसलमानों की तारीख रही है, हमारे घर में रोटी हो ना हो तलवारें लाजमी हुआ करती थी, और उन्हीं तलवारों की बल पे आप दुनिया की सुपर पावर बने थे। अच्छा, मैं इसमें जेनेटिक एलिमेंट भी ऐड करूँगा। देखिए, वेपन्स तो फ्रांस के पास भी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो कुछ हफ्तों में जर्मनी ने उसको खा गई। और उस टाइम अगर ऑन द पेपर देखो तो जर्मनी बहुत कम था फ्रांस से, मतलब टैंकों के लिहाज से, आर्टिलरी पीसेस के लिहाज से, एयरक्राफ्ट के लिहाज से। फ्रांस की उस टाइम यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट वो 2 हफ्तों या कुछ हफ्तों में, 6 हफ्तों में शायद वो ख़त्म हो गई। वो लिटरली पूरा फ्रांस में कब्जा हो गया जर्मनी का। वेपन्स के अलावा ना एक चीज़ और होती है जो जेनेटिक्स में होती है, बिकॉज बिफोर लाइक पाकिस्तान वॉज अ कंट्री, जब यहाँ पे ब्रिटिश थे तो इवन ये जो पूरा खिता है, स्पेशली पोटोहार रेंज है KP के, और ये सारी जो पूरी बेल्ट है पंजाब की, इवन इसमें कुछ इंडिया के साइड से भी राजपूत भी ले लें, वो भी ले लें ना, यहाँ से हायरिंग होती थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मार्शल रेस कॉन्सेप्ट नहीं, मार्शल रेस कॉन्सेप्ट पे मैं बिलीव नहीं कितना करता, बट जो हायरिंग होती थी ना फौज की, जो सोल्जर्स थे वो यहीं पर 8-10 लोग थे, 8-10 बेसिकली कौमें थी जहाँ से हायरिंग होती थी। और ये जो फौजी थे सारे, ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, बैनर के अंडर लड़ते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपके पंजाबी मुस्लिम्स और पठान और ये सारे लड़े, सिख्स भी गए, राजपूत लड़े यूरोप के अंदर, आप हैरान हो जाओगे। और ये तो खैर मूवीज़ में आपको दिखाते नहीं है, जो बेसिकली निकल बहुत बड़े बड़े रेजिमेंट गए भाई। यहाँ पे रंगून रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पता नहीं कहाँ का लड़की दुनिया भर में, पैसिफिक में, जापान के खिलाफ, जापान बर्मा में, पता नहीं कहाँ का ऑपरेशंस हुए हैं। क्योंकि आपका उस दिन मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे लेट्स सपोज पंजाब रेजिमेंट है, अगर पंजाब रेजिमेंट बहुत पुरानी रेजिमेंट है भाई, पंजाब रेजिमेंट 1800 से बनी हुई है, और वो बहुत जंगें लड़ चुकी है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे, बहुत ऊपर लेवल पे जंगें लड़ चुकी है, बहुत तारीख़ी जंगें लड़ चुकी है। तो यहाँ से ना सोल्जर्स हैं, इट्स नॉट ओनली कि वेपन है या फेथ है या वाहिद एटॉमिक पावर है, वो सब चीज़ें तो हैं, बट यहाँ से वो वाले लोग भी हैं कि अगर उनको कुछ करोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं आपको, लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो सिर्फ बैठ के मुजाहरे ये नहीं करेंगे, ये वो वाले मुसलमान ही यहाँ पाए नहीं जाते। मेरे ख्याल से ये सीन है यार। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो आप बात करो ना, मैं जब ये 7-8-9 मई का सीन चल रहा था ना, तो मैं घर में बैठा होता था और मेरे भी दायरे दिल में वो होता था कि यार कब बदला रहेगा रे तेरा फैजल भाई, अल्ताफ है ना, दिमाग खराब कर दिया। पासवान का जॉब देखा, मैंने कहा मुझे क्या अच्छा, मैं घर में बैठा हुआ तो मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा देंगे और ऐसा देंगे कि फिर दुनिया देगी। मैं बैठा हुआ
तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि हमारे कज़न तो इसमें थे, तो मैं उस रात में फिर हम खाला से बातचीत हुई, तो खाला के जुमले मुझे याद हैं। वही कहने लगे कि भाई वो बोल के गया है कि अम्मी मोबाइल अब मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा, बस दुआ कीजिएगा। तो वो फीलिंग जो है ना ऐसे रोंगटे खड़े हुए, और फिर उसके बाद तस्वीरें जो नहीं आई सोशल मीडिया पे साइन करने वाली, वो मैंने कहा भाई ये जज्बा जो है ना ये एक नेक्स्ट लेवल है वाकई। 1.5 घंटे के लिए पाकिस्तान के शाइन उड़े हाँ और 150 साल का जो उनका सॉफ्ट पावर का इमेज था ना, सत्यानाश मार हाँ दिया। वो सही बात है। कोई अब मतलब वो ऐसा बड़े सत्यानाश धुरंधर मारा बनाते है, हैं। ऐसा सत्यानाश मारा है कि अब उनकी हर मूवी जोक बन चुकी है। हर मूवी, हर चीज, इवन पुरानी मूवियाँ जो है सरफरोश टाइप की, उसको देख के भी हंसी आती है। याद है सरफरोश 90s की मूवी थी, उसमें भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट था। हाँ। कि वो थरपारकर के एरिया से, वो पता नहीं कौन सा इलाका है, राजपूताना है, कौन सा वो सूबा आता है उनका, राजस्थान से थ्रू वो जो मिर्ची सेठ होता है कैरेक्टर था मूवी के अंदर। अच्छा, मैंने मूवी आमिर खान की मूवी आमिर खान की सरफरोश याद नहीं है वो, उसने ही पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है ना। अच्छा वो देखो आपको भी याद भी नहीं आ रही वो, मैं तो मूवी देखी मैंने उसे नहीं, बैठ के देखी, मैंने कहा तो 90 से चल रही है। देखें सर, हाँ आपने जो बात की ना कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर, हाँ अपने इसके दरमियान की चीज़ एक कुछ पैदा हो चुकी है। आपने सॉफ्ट पावर का जितना अपना एक वो हवा क्रिएट किया था बॉलीवुड के थ्रू, चमक दमक दिखा के, शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, और जब दुनिया ग्लोबल होना शुरू हुई, सोशल मीडिया का दौर आना शुरू हुआ, तो जो गोरों ने देख रखा था इंडिया मूवीज़ में या सुन रखा था, आओ जाके देखते हैं। 2013-14 के बाद जब गोरा आना शुरू हुआ, फिर उन्होंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए। अब दुनिया में जिस जगह भी फिल्थ का जिक्र होता है ना, गंद का जिक्र, इंडियन का नाम आता है, इंडियन म्यूजिक लग जाता है उसके ऊपर। कहीं भी गंद का जिक्र होगा, नहाता नहीं है, गंदा है, गोबर है, वहाँ इंडिया का जिक्र लाजमी हो जाएगा। और पाकिस्तान को कुछ करना भी नहीं पड़ा, हॉस्पिटैलिटी सिर्फ दरवाजे खोले। नहीं हॉस्पिटैलिटी का वो दूसरी जगह पाकिस्तान जब दरवाजे खोले तो लोग डर के आए यहाँ पर, अभी फटेंगे अभी फटेंगे। अब कहते हैं यहाँ तो कोई पैसे नहीं लेता हमसे, लोग अपने घर ले जाते हैं। और ये कोई कैमरे के लिए नहीं होता, पाकिस्तानी जनरली ऐसे, मतलब आप कराची में देख लो, अगर पेट्रोल खत्म जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं आगे पीछे से टांग लगा देगा, टो कर देंगे ऐसे ही, पूछ दे भाई क्या मसला हुआ। अब लोगों ने फिर जब उनकी असलियत देखी और हमारी असलियत देखी, तो फिर आज देख लें कि इतना अरबों डॉलर्स लगा के भी इंडिया का इमेज ये बन चुका है कि एक शिटी प्लेस है, और कुछ ना खर्च करके भी हमने सिर्फ अपना आप दिखाया, और पाकिस्तानियों का एक इमेज बन रहा है मेहमान नवाज, कि भाई मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इंडिया जितनी भी मूवीज़ बनाता है ना उनकी, अगर आप देखो पाकिस्तान का जब भी वो आएगा ना, आपको रेगिस्तानी इलाका, खुश्क इलाका, सुरमे पहने हुए और डल स्क्रीन मिलेगी आपको, ताकि जो इमेज बने ना आपके दिमाग में वो किसी पसमानदा अफ्रीकी दिमाग का बने, क्या ये इलाका है। वही इंडिया आता है, वो ब्राइटनेस, चमक दमक, कैमरे का पूरा एंगल ही चेंज हो जाता है उसका, कि सब कॉन्शियस में डाल दो कि पाकिस्तान ये है, जंगली है, हर बंदा यहाँ पे आदाब सलाम कर रहा है, सुरमे पहन के घूम रहा है, वो आधी कटी हुई कमीजें पहन रहा है। हर मूवी का उनका ये सीन है। तो जो इमेज उन्होंने 30-40 साल बना के पाकिस्तान का लगाया ना, ये सोशल मीडिया के दौर ने 5-6 साल के अंदर उसका तहस नहस कर दिया, और रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप निकाल दी। हमें तो लोग एकदम देखें, डोनाल्ड ट्रंप देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट है, हाँ, वो जब भी बात करता है पूरी दुनिया सुनती है, दुनिया देखती है ऐसे। क्योंकि देखो खानदान में पैसे वाला चाहे जितना ही बेवकूफ क्यों ना हो, वो बात करता है पूरा खानदान सुनता है और मानता भी है, क्योंकि वो पैसे वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम जो भी कहें, वो एक सुपर पावर का सदर है और बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो दुनिया में जिस जगह भी जा रहा है आपका नाम ले रहा है। शायद मेरे ख्याल में सन 2023-24 से पहले इतने ज़्यादा यूरोपियंस को या फिर वेस्ट को, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में पता भी ना कोई मुल्क है, ठीक है, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी इतनी नहीं है। लेकिन अब सबको पता होगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने इंडिया के 6 तैयारे गिराए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने आके फिर बचाया था। आपने वो मूवी देखी है गोलमाल? गोलमाल, हाँ, फर्स्ट पार्ट देखा है। अच्छा, बेसिकली शॉर्ट करके आपको स्टोरी समझाता हूँ। एक घर होता है, उसमें अंदर अंधी होते हैं, कुछ दोस्त यार जाते हैं, वो समझते हैं कि उनका वो नवासा है जो भी है, तो वो वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। और बेसिकली उस घर के अंदर कुछ होता है, कोई क्या खजाना वजाना होता है, तो कोई और बंदा होता है, वो एक बंदे को बेचता है कि इन लोंडों को पीटो। ये वो तो नहीं डब्लू? नहीं, वो वाली नहीं, वो धमाल है। अच्छा। मतलब फनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। अब होता ये कि वो बार बार ना वो एक बंदा बेचता है, और वो बॉस बैठा होता है किसी शिप के अंदर, और बार बार बंदा बेचता है, बार बार बंदा पिट के आ रहा होता है, और उसके बाद तो उस बंदे को वो ठीक ठाक जल्दी करता है। अब एक काम करो, इस स्टोरी को साइड पे करो, वो जो शिप पे बैठा हुआ है ना, वो है ट्रंप मेरे ख्याल से। क्यों, देखो हमें सबको पता है कि इफ़ ही हैड नॉट लाइक हम अगर लेट्स सपोज नहीं गिराते इनके जहाज़,
अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाता, कोई हम लोग नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर सकते थे, हम लोग लेट्स सपोज जितना भी हमने अचीव किया वो नहीं होता, रिवर्स हो जाता, अल्लाह ना करे। अल्लाह शुक्र है कि नहीं हुआ, मतलब हर चीज़ हमने अचीव कर ली, बट लेट्स सपोज अगर हर चीज़ रिवर्स हो जाती, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। प्लस यहाँ पे वो रेयर अर्थ मिलने वाला फैक्टर है, यहाँ पे कभी ऑयल की न्यूज़ आ रही है, कभी गैस रिकोडिक की आ रही है, कभी गैस आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और लेट्स सपोज इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदता और वो यूएस का पपेट बना होता, तो बहुत सारे व्हाट इफ हैं। तो क्योंकि देखो हम सबको पता है कि अमेरिका भी है, वो एक अनफॉर्चुनेट है कि वो एक ज़ायनिस्ट सिस्टम के अंदर चलता है जो कि इंसानियत का दुश्मन है और बेसिकली इस्लाम का भी दुश्मन है। बट अब तो खैर रिलीजन से भी आगे बात चलेगी, अब तो बेसिकली यही है कि इंसान के बच्चे वर्सेस हैवान के बच्चे, जो मुझे लगता है आखिर में जंग इसके ऊपर होगी। तो इसको सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डोंट यू थिंक कि इंडिया वाज जस्ट लाइक गिवन अ टास्क by the big boss, and when he failed to do that and embarrassed him and his little right hand Israel as well, so now he is literally cussing him in the public. सर This is my theory. ये मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये बात करता हूँ हाँ कि भाई पाकिस्तानी मुसलमान ना, जैसे वीडियो के आगाज़ में मैंने कहा, आप ये समझ लो कि एक आप हो और आपके साथ आपका अल्लाह है, ये बात आप तस्लीम कर लो। बाकी तमाम दोस्त यार ब्रदर मालिक हमारे सर आँखों पे हमारे लिए, बट जब ये जंग हुई ना तो पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। अज़रबैजान ने एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी, टर्की ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, पर आप लड़ने वाले अकेले थे। देखिए इस पूरे रीजन में ना चाइना को मुंह देने वाला, मतलब खड़ा होने वाला एक ही मुल्क है इंडिया, ठीक है, कि वो चाइना से उसकी नहीं बनती है, कॉन्फ्लिक्ट से उनके आपस में। तो सारी दुनिया ना जो वो यहाँ पे इंडिया को बनाना चाह रही थी हवालदार, वेस्ट सारी दुनिया सर, चाइना के अलावा सारी दुनिया, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त हो जाए, और सिर्फ वो पाकिस्तान की शिकस्त नहीं होगी, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की भी शिकस्त होगी। तो सब तमाशा दे रहे, सबको पता था कि पाकिस्तान जो है मार खा जाएगा। 6-7 तारीख को जब उन्होंने हमला किया, मिसाइल स्ट्राइक्स किए, 7 तारीख गई, 8 तारीख गई, 9 तारीख गई, सर हमारे आस पड़ोस वाले भी इंडिया जाके मुलाकातें कर रहे थे, अपने दौरे कर रहे थे। ऐसा ही किसी एक मुल्क ने नहीं कहा कि हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना अपने सुनने वालों को कि भाई रियासत का कोई मजहब नहीं है, रियासत का कोई भाई नहीं है, रियासत की कोई बहन नहीं है, मफादात होते हैं क्योंकि रियासतों का सिस्टम है अभी दुनिया में। आप ये देख लो कि पाकिस्तान एक ऐसे थ्रेट में था जंग की सूरत में, किसी भी इस्लामी मुल्क में एक तिनका भी गिर जाए ना, पूरा पाकिस्तान तड़प उठता है, पूरा पाकिस्तान। जो बात की ना रियासत वाली, बड़ी प्यारी बात की भाई, लोगों को भी समझना चाहिए कि रियासतों का टाइम है 2025 से, ये सल्तनतों और खिलाफतों का टाइम नहीं है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट रिलीजन के साथ लिंक थी, अब स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, हमारी आवाज समझती है कि हम किसी अभी तक किसी सल्तनत के हिस्से में रह रहे हैं, कि कहीं भी हो तो हम क्यों नहीं जा रहे वहां पे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं होता, इस तरह नहीं चलते मामला। मुझसे वो कहा कि इसराइल पे हमला क्यों नहीं कर रहा है, मैं कैसे करेंगे, सरहद कौन देगा आपको अपनी, मिस्र देगा, जॉर्डन देगा, तुर्की देगा, लेबनान देगा, कोई भी नहीं, कैसे यहाँ से बैठ के जाएंगे कैसे। और जॉर्डन के ऊपर जब मिसाइल गुजरे थे ईरान के, जॉर्डन ने मारे ना। एग्जैक्टली, क्योंकि भाई वो कह रहे हैं हमारी एक सॉवरेन स्टेट है, हमसे पूछे बगैर हमारे एयर स्पेस कैसे यूज कर रहे हो आप। रियासतें इस तरह से चलती हैं, मामलात इस तरह से चलते हैं। पाकिस्तान पे हमला हुआ, 3 दिन तक कौन से इस्लामी मुल्क ने या कौन से दोस्त मुल्क ने आएगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े में लड़ेंगे, सब वेट कर रहे थे कि एक दफ़ा हार जाए, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हार जाए, पाकिस्तान हार जाए, तो एक नंबरदार मिल जाएगा इस खत्ते का कि इंडिया सुपर पावर है। इंडिया की अकड़ 2 टाइम 4 टाइम बढ़ चुकी होती, मुसलमानों की ज़िंदगी वहाँ पे और हराम हो चुकी होती, क्योंकि वो पाकिस्तान में हमला नहीं कर रहे थे। वो जो एक बीजेपी की जो जहनियत है, हिंदुत्व जहनियत, वो कह रही है मुसलमान ख़त्म करो, अखंड भारत, वो अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के तवसी पसंदाना अज़ायम नहीं है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। हम छोटा मुल्क है, हम अपने आप को सेव करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन इंडिया का ये एक कौमी और उसको अपना नजरियाती एजेंडा बना दिया अखंड भारत का उन्होंने, कि पाकिस्तान जो है हमारा हिस्सा बनेगा। ऐसा ही फिर जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया, ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग अदर इस्लामिक कंट्रीज, कि पाकिस्तान कैसे लड़ गया इनके साथ। उनको पता नहीं था कि अभी तक तो हम मुताला पाकिस्तान के ताने मारते थे ना कि भाई वो शहरी लड़ने लग गए तो फलाना हो गया,
2025 में हमने हमने देख देखा। लिया। देख लिया ऐसे ही। वीडियोस आज ही मौजूद है, मेरे मोबाइल का वॉलपेपर मैंने बनाया हुआ है। मैं जब भी इसको देखता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अगर आप स्क्रीन पे देख सकेंगे, एक मिनट, कोई और खुल गया कुछ और? नहीं वो बैंक का हुआ था। ये आइकॉनिक पिक्चर है, आप पिक्चर देखो ना, पिक्चर हाँ। एक फौजी साथ में सिविलियन, वो जो खाने बना रहे थे खंदकों में, जो खाने बना रहे हैं भाई, वो जो तोप फिट कर रहे थे, वो जो Exactly. बेलचा लेके जो फौजी लगा हुआ था, बेलचा पकड़ा वो गाँव वाले आज ने। भी सोशल मीडिया पे मौजूद है चीजें हैं। यार और मैं हम ना अपने बच्चों को बताएंगे, आने वाली नस्ल को, कि हमने ये जंग देखी, अच्छा ड्रोन देखे हमने इंडिया के। मैं चूंकि थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मेरा इस तरह का, तुम्हारा दिमाग जिस तरह चलता है मेरा उस तरह चलता नहीं है, लेकिन मैंने ना इन चीज़ों को जब देखा ना कि यार नाम बुनियानो मरसूस रखा है। हाँ, फजर के टाइम अटैक किया है, वो जो नहीं है वलादियाती ज़बहा कि रात में अटैक नहीं करना चाहिए ना। और वो बुनियानो मरसूस शीशा पिलाई दीवार, यार ये नाम सुन के रोंगटे खड़े हो रहे, इवन अभी भी हो रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े Iconic कि यार ये क्या थिंक टैंक बैठा है पीछे, ये इतना जब भी यार ये नाम किसने रखा होगा। इंटेलेक्चुअली क्या बंदा जबरदस्त, इतना स्ट्रांग बंदा होगा, उसने नाम सोच के मस्जिद पे जिस पे अटैक किया था वहां से उठा के किसी, भाई हमें हल्का नहीं लो, हम शीशा पिलाई हुई दीवार है। True. और वही वाली बात कि पीछे अब लोग बोलते हैं यार सेक्युलर, आमतौर पे ना लोग क्या बोलते हैं कि यार ये हमारी फौज सेक्युलर है, ये और वो, ये 2 घंटे में पता चल गया कि लेकिन क्या साहब thinking? एक बात आप माने, ये बात कि उस जंग में क्या सेकुलर क्या मजहबी, जो बात ये बाकी मानने वाली बात है। सर मेरे बड़े बड़े तगड़े वाले सेकुलर जिन्हें कहा जाता है ना, जो कहते हैं ऐसे ही है। या उनके जो मैंने जज्बे देखे उस जंग में, देखो है तो हम खमीर तो हमारा ऐसे- है वही है ऐसे- ना नहीं यार। सर, ये बात लेकिन मैं ठीक है। इस पे ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि ठीक है, पाकिस्तान की अच्छी विक्ट्री थी और डिफेंस कर लिया, जहाज़ गिरा दिए, सब कुछ कर दिया, नैरेटिव बिल्डिंग में जीत गए, सोशल मीडिया में जीत गए, न्यूज़ में जीत गए, डिप्लोमेसी में जीत गए, वो अंडर-19 वाला वो भी जीत गए, मैच भी जीत गए। वो जो उनका बैट्समैन था जो बड़ा आजकल बड़ा नया टैलेंट है IPL का, उसको भी आउट कर दिया अली रज़ा ने, बहुत कुछ हो गया। मोहसिन नकवी ने भी सही तंग किया, उसमें भी BCCI को ट्रॉफी नहीं दी। टॉफी नहीं दी। मोहसिन नकवी ने बहुत तंग किया था इस साल यार। मोहसिन नहीं नकवी यार देखो, आप इख्तिलाफ करना जो करो, काम तो सही किया। बहुत सही किया नहीं, यार। भाई लेने तो आगे मुझसे ही भाई लोगे, उसने नहीं ये ट्रॉफी बहुत- मेरे जाओगे। ख्याल से बहुत पहली सही है। दफा एक PCB चेयरमैन ने ना PCB चेयरमैन वाला काम किया है। हाँ, असल में PCB चेयरमैन का काम वैसे भी टीम बनाना नहीं होता, टीम बनाती है वो कमेटी जो क्रिकेट वगैरह के अफेयर्स देखती है, क्रिकेट डायरेक्टर होता है। अच्छा, क्या रमीज होता रजा है? भी इस मामले में अच्छा था, क्या चीज? उसने बड़ा सख्त स्टांस लिया था हाँ, चीज़ों स्टांस पे। तो लिया था, हाँ। बट अगेन हमीद इस राजा मामले भी में सही तो बात इस बार तो साइको सांस था, हाँ, नेक्स्ट लेकिन- लेवल। ले लो आगे ले सकते। ट्रॉफी लेके चले लेकिन नमीज गए। राजा ने 2-3 और भी खतरनाक इस टाइप से ले लिए थे ना, वो हाँ, बंदन ने बाहर किया हाँ। उसने कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे देखिए अभी भी ना काफी कहते हैं ना कि चेहरों पे से निकाब भी उतर गए, काफी चेहरों पे से निकाब उतर लोग गए। हमारे अंदर बैठे हुए लोग हाँ। इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान की शिकस्त का। एग्जैक्टली, वो भी हम ये बड़ा यार, ये बहुत लेकिन यार सोचनाक, छोटा बहुत नहीं यार, बहुत कम लोग हैं। एक चीज़ आप और भी देखो कि दुनिया में अलायंसेस जो है ना, वो अब डिफरेंट बुनियादों पे और सेल्फ सेंटर्ड बुनियादों पे बन रहे हैं। टर्की एग्जांपल लो, टर्की को चौधरी भी बनना है मुस्लिम दुनिया का, बट साथ में उसने नेटो में भी मेंबरशिप ली हुई है। वो इसराइल के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं बिलियंस का, बट साथ में वो बाकी जो मुसलमान कंट्रीज है उनको भी हेल्प कर रहा है। हाँ। वो सीरिया में गवर्नमेंट भी टॉपल करवा देते हैं अमेरिका के कहने पे, और दूसरी साइड में लीबिया में किसी और क्लब में बैठा हुआ है। हाँ, वो टर्की- इंडिया में जिसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, वेस्ट सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पाकिस्तान को सपोर्ट करने भी भेज देता है। तो टर्की की डिप्लोमेसी बेसिकली टर्की फर्स्ट वाली डिप्लोमेसी है, जहाँ Exactly. और टर्की को जहाँ फायदा उसको अपना हो। मफाद लगता है हाँ। वहाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, बट वी हैव एन फैक्ट, देखो ऐसा ही होना चाहिए जहांगीर, बट डोंट यू थिंक ऐसा ही होना चाहिए? ये चाह रहे थे लोग कि आप यही बोलो ऐसा होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर अ मुस्लिम यू बिलीव इन द उम्मा, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर राइट नाउ। That from North Africa till Indonesia, this is entire Muslim world ना, देखा जाए तो नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्को में देखें वो तो नाइट क्लब है। लीबिया का हाल आपके सामने, अल्जीरिया का हाल आपके सामने, इजिप्ट का हाल आपके सामने, पूरी अरब स्प्रिंग हुई थी, बेड़ा गर्क हो गया, तुनिसिया बेड़ा गर्क हो गया, ये पूरी लाइन है। कोई और से कंट्री बचे हैं जो फुल मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्योंकि देखो अभी अगर आप इसको फर्दर आप जोड़ो इन सारे पार्ट्स को ना आपस में कि चल क्या रहा है 2025 में क्या हुआ है, मेरे ख्याल से बैटल लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं, मतलब थोड़ा साफ हो गया है, सिस्टम थोड़ा पाक हो गया है। सही है ना कि भाई सिस्टम समझ आया कि पिक्चर क्या सामने ही है, बिकॉज जैसे हम पैदा हुए 20 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, दज्जाल के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, ग्रेटर इसराइल के बारे में सुनते आ रहे हैं, क़यामत की निशानियों के बारे में सुनते हुए आ रहे हैं। एक हमने वीडियो की थी मेरे उस पर कि हमने भी ये बात की थी कि जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है
वो पोजीशन में बैठे हैं पावर वाली, जो बेसिकली आप समझो कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको पावर दी गई है सोसाइटी में। और अपने आसपास देखो भरे पड़े हुए। एक कॉमेडियन था जूइश लॉबी का, उसको यूक्रेन का वो बना दिया, और देखो क्या हाल हो गया। अभी भी रशिया के साथ वो पीस डील कर लेता है, जान छोड़ा लेता है, नहीं उसको तो पीछे से फंडिंग आ रही है और 150 मिलियन कनाडा ने दे दी है। कनाडा के लोग कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लगे हुए हैं कि भाई आप लोग हमें तो कुछ दे दो। कनाडा के लोग कह रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट को, आप लोग बेसिकली आंखें तो खोलेंगे वेस्ट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। और वो लोग अपनी गवर्नमेंट से पागल हुए हैं, क्योंकि जो सिस्टम अभी बना हुआ है, डॉलर वाला सिस्टम है, फियाट करेंसी वाला सिस्टम है, ये टूटने वाला है अभी। इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि देखो फियाट सिस्टम में ये होता था, ठीक है अब आप बोलोगे जो करेंसी का सिस्टम है वो तो कंट्रोल कर रहे हैं ज़ायनिस्ट, तो फिर ये नया सिस्टम क्यों ला रहे हैं। वो एटलीस्ट आपको इस चीज़ से रोक नहीं सकते फियाट सिस्टम के अंदर कि वो पैसा आप लगाओ कहाँ कभी, कैश में आप कर सकते हो ना ऐसे काम जो बेसिकली रेगुलेट ना हो। लोग जो कैश में लोग क्यों करते हैं, ये टैक्स बचाने के चक्कर तो करते हैं, बट रेगुलेशन नहीं हो पाती। लेकिन उसका टक्कर में एक और सिस्टम ला रहे हैं ना, CBDCs, सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसीज। तो उसका भी बहुत सारी चीज़ें इस साल मतलब बेसिकली आप समझो कि उस पर वर्किंग हो रही है। वो ऐसी करेंसी होगी कि टोटली कंट्रोल्ड भी स्टेट के पास होगी। आपने फाइन किया, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया अकाउंट में, क्योंकि आप हर चीज़ ऑनलाइन ही होगी। यूके में डिजिटल आइडिया बनना स्टार्ट हो गई हैं, कनाडा में चल रही हैं, लोग भी डिजिटल आइडिया अच्छा कंट्रोल ब्रो ये कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक मिरर की कुछ सीरीज, हाँ तो वही तो चल रहे हैं अभी, ब्लैक मिरर की एपिसोड थी। हाँ ना, तो लोग ये भी देखें कि इस साल कौन से लॉज पास हुए हैं। अब एक और लॉ पास हुआ था 2024 में, क्रिप्टो वाला एक्ट जो पास हुआ था यूएसए में। हर साल यूएस गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, जैसे 2024 में उसने 2 लाख क्रिप्टो बिटकॉइन बाय किए, 25 में 2 लाख बाय किए, अगले 3 साल से 2-2 लाख बाय करता रहेगा। 10 लाख बिटकॉइन खरीदेगा अमेरिका सबसे ज़्यादा बिटकॉइन अभी एक्वायर करेगा। अच्छा ठीक है ना, बिटकॉइन इसलिए एक्वायर करेगा, बिटकॉइन को लेकर जाएगा ऊपर अपना कर्जा माफ कराने के चक्कर में, फिर बिटकॉइन को गिरा देगा। ये भी आप आगे देखोगे, भी कहानी चलती रहेगी आगे। ये सिस्टम बेसिकली पूरा चेंज हो रहा है। हमने ठीक है विक्ट्रीज तो ले ली, बट वी हैव स्टिल अ लॉट ऑफ जॉब टू डू, वी हैव स्टिल अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी भी हमारी जंजीरें नहीं टूटी। प्रॉब्लम से याद आया, PIA, हाँ वो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, हाँ उसकी प्राइवेटाइजेशन कैसा। हाँ PIA की प्राइवेटाइजेशन, और इस पे जो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो सोशल मीडिया है, मैं तबसरे देख रहा हूँ सब ही इकोनॉमिक्स बने हुए हैं, इकोनॉमी सबको जो है कोर सब्जेक्ट बना हुआ है भाई, हर बंदा तजिया दे रहा है बहुत मजे का खेज है। अच्छा मजे की चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप PIA की एनुअल रिपोर्ट्स देखना शुरू करें ना 2023, 22, 21, 20 की, तो आपको पता चलेगा कि PIA अगर कोई बंदा 1 रुपए में भी खरीद रहा हो ना, वो भी लॉस में था। PIA की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको सिंपल करके बताता हूँ, ये तो समझ भी जाएगा। लेकिन किसी कंपनी को ना ख़रीदते वक्त, किसी भी बिजनेस को ख़रीदते वक्त ना 3-4 चीज़ें लाजमी तौर पे देखी जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बताती है कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी इक्विटी है, कैपिटल कितना है। दूसरा इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कंपनी जो काम कर रही है उसमें प्रॉफिट में या लॉस में। तीसरी चीज़ देखी जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के, कैश इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चौथी चीज़ ये कि कंपनी प्रॉफिट फ्यूचर में कितना जनरेट कर सकती है। अब मैं आपको 2024 की एनुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ ना PIA की, उसमें यह है कि कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 187 अरब रुपए के। ओके ठीक है, 187 अरब रुपए कंपनी के टोटल एसेट्स हैं, और कंपनी के ऊपर टोटल कर्जा है 184 अरब रुपए। कंपनी की टोटल इक्विटी है 3.5 अरब रुपए, पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ओके 3.5 अरब रुपए कंपनी की टोटल इक्विटी है, कैपिटल है उसमें। 184 अरब रुपए कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है। अब ऐसे केस में अगर कंपनी के 75% शेयर बेचे जा रहे हैं और कोई खरीदने वाला 135 अरब रुपए में खरीद रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी में री इन्वेस्ट होगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये डील बुरी नहीं है बिल्कुल। हाँ, आइडियल सिचुएशन तो यही थी कि भाई गवर्नमेंट इसको देखें, इसकी तबाहकारी में यहाँ तक पहुँचने में जाहिर है पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, हमारी भी कुछ कोताहियाँ हैं, हमें उनको दुरुस्त करना चाहिए था, और कम से कम इस चीज़ से सबक सीख लें कि आइंदा और किसी इदारे के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस मौके पे आके ना मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि भाई ये इदारे प्राइवेटाइज करने में बहुत ही बेहतरी है। मैं इतना हैरान होता हूँ यार, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे स्टेटस आया कि भाई मुबारक हो, पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसकी अपनी कोई कौमी एयरलाइन नहीं है।
अमेरिका की नहीं, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने बोला अमेरिका की कौन सी कौमी एयरलाइन है? ब्रिटिश की नहीं है, ब्रिटिश दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज ऐसे हैं जो ओन नहीं कर रहे। अच्छा कैसा पाकिस्तान, हम जिस खत्ते में है ना, यहाँ हमारी जो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम से हम कहते हैं, जैसा भी जमहूरी है, उसका मसला ये है कि हमें वोट के लेने के लिए नौकरियां बांटनी पड़ती हैं। हम वादा करते हैं नौकरी तुम्हें देंगे, ऐसा ही है, हाँ। अब क्या होता है फिर हमें खपाने पड़ते हैं, कारकुन खपाने पड़ते हैं। अब अगर इन नेशनल एसेट्स पे अब बंदे खपाने लग जाएंगे जो टेक्निकल भी नहीं होंगे, ऐसा ही है। तो क्या होगा, अदारे में बोझ बनते रहेंगे। हालांकि नारा होना चाहिए जॉब क्रिएशन का, हाँ, कि हम ऐसे मौके पैदा करेंगे जिससे जॉब क्रिएट होगी। प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएट करता है ना, उनको आप सपोर्ट करते हैं। अब ये तो बहुत इजी सीन हो गया ना कि हम हुकूमत में आ गए, ये गवर्नमेंट के इदारे हमारे पास हैं, चलो भाई 50,000 कारकुन खपा दो। 50,000 कारकुन से मुराद होगा एक गांव में आपने 2 नौकरियां दे दी 2 बड़े घरानों को, जो ताकतवर घराने, वो गांव पूरा आपका इस लालच में वोट देगा कि अगली दफा हुकूमत आएगी तो हमें भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, ये ब्लैकमेलिंग हो गई ना एक तरह से। तो वैसे भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो उसके ऊपर तो पूरी पॉडकास्ट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये जो खरीदने वाला जो ग्रुप है, जो 4-5 लोगों ने मिलकर जो खरीदी है, उनके ऊपर ये भी पाबंदी है कि वो कुछ माह तक ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इनको निकालेंगे भी नहीं। निखिल वो भी कैसे रखेंगे, कैसे पालेंगे जब वो नहीं भाई वो जो आपने कुछ माह तक वो है, वो मैंने इस पे किया है, वो ये दे विल इवेंचुअली बी लेट गो। वो तो ठीक है, नहीं मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है कि एक प्राइवेट कंपनी तो नहीं बर्दाश्त करेगी। के इलेक्ट्रिक ने कहाँ बर्दाश्त किया? के ऐसी जब थी, जब वो के इलेक्ट्रिक बनी तो उसने कितने लोगों को जो है वो फारिग किया। करना पड़ेगा इवेंचुअली, लेकिन फिर भी खरीदारी के वक्त आप इस बात का मुआहदा कर रहे हो कि ये जो बंदे मैंने रखे हैं ना सरकारी वो गेन करने के लिए, पॉइंट्स गेन करने के लिए, इनको तुम भी बाहर नहीं निकालोगे, और वो अगला बंदा राजी भी हुआ उस पर। ये बहुत बड़ा मूव है, और मुझे लगता है कि 1.5 साल बाद पता चलेगा कि भाई इसका पॉजिटिव साइड था या नेगेटिव साइड था ये। और खैर अगले भी दिमाग वाले रिपोर्ट्स हैं, आई हैव आल्सो बीन अ एक्टिव रीडर ऑन दिस पर्टिकुलर केस, पीआईए वाला, ऑल द पीपल आर बीइंग फायर्ड, will be fired. So, हाँ, ऐसा ही होगा in eventually. 1 quarter maybe they will be fired, and second thing would be कि it would still be in loss. It would still be in loss for a considerable period of time because they have to reinvest a lot of money in the airplanes. पूरे ब्रांड पे काम करना पड़ेगा हाँ, और ऊपर से रीहायरिंग होगी नए स्टाफ की, वो वाला फैक्टर भी है। दूसरा ये भी है कि जो ट्रांजिशन पीरियड होगा ना इसका, उसमें भी कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो पब्लिक तो आपको पता है हमारी कैसी है, 2 मिनट में हीरो बनाती है, 2 मिनट में जीरो बनाती है। कुव्वत खरीद इज परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट इज सेपरेट। इंटरेस्ट रेट से खिलवाड़ करते हो ना आप, तो वो मनी सप्लाई बढ़ाते हो कम करते हो। जब इंटरेस्ट रेट इतनी कम कर दोगे तो लोग ज्यादा कर्जे लेंगे, कर्जों पे चीजें लेंगे ना, तो मनी सप्लाई बढ़ा दोगे। कुछ ऐसे बाद यही एक्स्ट्रा डिमांड इन्फ्लेशन में लीड हो जाएगी, फिर और साइको महंगाई हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, फिर मुजाहरे होंगे, फिर बिल नहीं पे कर सकेगी कि बिजली कट रही होगी, भी गैस कट रहा होगा। तो ये साइकिल चलता हुआ आ रहा है, बिकॉज सिस्टम ही जो बन रहा है, जो ग्लोबली तो सिस्टम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, हाँ, ठीक है, और लोग खासकर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, हाँ, वो ज़्यादा कर्ज उठाएंगे, ज़्यादा पैसा उठाएंगे, हाँ, ज़्यादा मशीनरी लगाएंगे, हाँ, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगी, जॉब क्रिएशन तो होगी, बट एक टाइम यही तो गेम है सारा ना। इस इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का गेम ही यही है, हल्की आंच पे तेज आंच पे, हल्की आंच पे तेज आंच पे ही चल रहा है। हल्की आंच होता है कि कम इंटरेस्ट रेट की इकोनॉमी, वो सॉरी बड़े पैसा है उसमें, एग्जैक्टली। तो यही चलता हुआ आता है, ये सिस्टम है पूरा, जो बैंकिंग का सिस्टम है, ये बना ही इसलिए। ये गाजी साहब आपको अच्छे एक्सप्लेन कर देंगे, ऊपर नीचे सही है, सही है। ये कभी स्टिक नहीं रहेगा, कभी लोगों में इक्वालिटी नहीं होगी। जहां आपने इंटरेस्ट रेट ज्यादा टाइम के लिए कम किया, वहां पे इन्फ्लेशन आएगा, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा इन्फ्लेशन आएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे आप। ये बात दुरुस्त है कि अभी हम देखते हैं ना कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड 175 को टच किया ना, नहीं 175 तो मुझे नहीं याद पड़ा, 168 के आसपास। 175 तो महंगा टच किया आज। अच्छा, आज 1800-1900 पॉइंट ऊपर साल का पहला दिन था, तो बहुत बूम पे गई है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये जो ऊपर लेवल पे हम देखते हैं इतने अरबों की सरमायाकारी सब कुछ हो रहा है, नीचे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे जांचेंगे हम? यार ये असल में इस चीज़ को एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है कि देखें, लोग ये समझते हैं
अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक साहब जो है ना वो तमस्कुराना लहजे में, तंजिया लहजे में कहने लगे कि भाई जिस तरह एक बंदा बबल खा रहा होता तो मैदा बोलता रहता है यार मुंह तो चल रहा है नीचे कुछ आ नहीं रहा, तो बोल रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी यही हाल है। ये बहुत प्यारी बात की। हाँ। शहबाज शरीफ साहब ने भी माशाल्लाह से जितने दौरे किए हैं ना और जितने MOU साइन किए हैं, मुंह चल रहा है, पेट में कुछ नहीं आ रहा। अब जो इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना, जो हम बेसिकली अकाउंट्स बनाते हो उसके अंदर वो जो आता है FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो तो खाली पड़ी है भाई। नहीं तो वही देखें, अब पाकिस्तान जिस दौर से गुजरा है ना 2022 से 2024 तक का जो दौर है, उसमें पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दुरुस्त कर लेना ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल सर्वाइव कर लेना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। है। हम मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें किताबों में लिखी जाने के काबिल है कि किस तरह हम डिफॉल्ट से बाहर आए, किस तरह हम बैंकरप्सी से बाहर आए। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें बहुत चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारे। मैं कहता हूँ यार पिछले 70, 72, 75 साल गुजर गए, आप मैं सब जानते हैं यार, बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे बड़ा मसला हमारा ये। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम 75 सालों में अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव नहीं कर सके, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उन पर इम्पैक्ट आता है। हर 1.5-2 साल बाद हमें IMF के पास जाना पड़ता है। इस बारे में कोई क्यों पॉलिसी नहीं बना रहा? मुझे तो हैरानगी होती है कि इस बारे में थोड़ा कोई बैठ के मिल के बात करें, थोड़ा सब मिल बैठ के कोई काम करें। इसमें कोई नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए 10-15 साल के लिए। जो चीज़ हिस्ट्री में 1990s तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज बाकायदा न्यूट्रल बनाई जाती थी और बाकायदा उस पर अमल दरामद भी होता था। फिर वो बदकिस्मती से चीज़ें उस तरफ नहीं रही, उस तरह नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। कंट्रोल में आ गया ना अब वो 50 मसले हो गए ना। अब ऐसे केस में हम दुनिया में कुछ एग्जाम्पल ऐसी देखते हैं कि जिसमें मैक्रो लेवल पे कुछ चेंजेस आती हैं और फौरन माइक्रो तक पहुंच जाती हैं। पाकिस्तान नहीं कर सका ऐसा। पाकिस्तान जिस एक सर्वाइवल मोड पर है ना, वहाँ मैक्रो इंडिकेटर अच्छे कर ली, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, माइक्रो लेवल पे हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सके जो करने चाहिए। उसकी बड़ी सिंपल वजह है, बहुत बहुत बेसिक, मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। पाकिस्तान में तो मसला क्या है, पावर हो या पैसा हो, नीचे नहीं जाता वो। सही डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा मसला ये है। बलदाती निज़ामी को देख लेना। एग्जैक्टली। तो सूबों के ऊपर भी जो आजकल बात चल रही है ना, अगर आप इस बुनियादों पे भी सूबे बना लो कि चलो यार एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक सिस्टम बना दो कि एक मुल्क चल जाए जिसकी 24 करोड़ आबादी है। अगर आप सिर्फ पंजाब को देखो, 10 करोड़ 12 करोड़ की आबादी है, मे बी इट्स इन द टॉप 20 ऑफ बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज। ओनली पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है। तो पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर में भी नहीं है, पैसों में भी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां नहीं ऐड हुई PSX में? आपके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो ऐड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं और बड़े अच्छा बिजनेस भी करते हैं। बहुत सारे उनके एम्प्लॉयर्स भी हैं, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बैठे हुए। नए कितने स्टार्टअप्स आए, कोई इतना को बड़े अच्छे नंबर्स नहीं है। क्या हो जाए इसकी? क्योंकि देखो स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बेसिकली ये सिस्टम समझना थोड़ा आपको जहांगीर ऊपर लेवल से देखना पड़ेगा। सिस्टम वाइब्स पे जी रहा है। वाइब्स क्या है? वाइब होती है ना कि यह चीज़ की वाइब बड़ी अच्छी है, तो वाइब के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मूव होता है। तो सर न्यूज़ क्या चल रही है, खुसर पुसर क्या चल रही है, उसके ऊपर सिस्टम बना दिया है सिंस 1971 जब से डॉलर को डीलिंग किया है गोल्ड से। उसके बाद पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही आपका मार्केट फोकस चला रही है। हाँ, पूरी दुनिया का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो यू आर इनटू दैट सिस्टम। जिन लोगों ने सिस्टम के खिलाफ गए, अमेरिका ने क्या हाल किया लीबिया का, आप समझे? वो जो गोल्ड डिनर बना रहा था ना, तो सिस्टम वो है। अब उस सिस्टम में रहते हुए, जैसे हम लोग यूट्यूब को यूज करके हम अच्छी बात कर रहे हैं, लोग माहौल तो गंद का है ना, जमाना झूठ के, बट हम वही वेपन्स यूज करके, वही प्लेटफॉर्म यूज करके सच की बात कर रहे हैं। इसी तरह हमें इसी सिस्टम में रहते हुए, जैसे कुछ इकोनॉमीज हैं जिनका डेट ही खत्म हो गया है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा है, या एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हम वो भी नहीं करते क्योंकि हम लोग इलीट कैप्चर में फंसे हुए। यार इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक बात है ना ये पॉलिसी की, अपना मॉनेटरी पॉलिसी इसकी एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी होने की, देखें मैं बज़ाहिर जब कराची में घूम रहा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत है। मतलब देखा जाए तो यार फलाना ब्रिज बन रहा है, फलाना जो है ना PRT बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। आम आदमी पे उसका कोई असर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी पर शो ऑफ प्रोजेक्ट्स बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल ये इम्पैक्ट आना चाहिए था इकोनॉमी पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मसले हैं, दाल में कुछ काला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि यार ये आप बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि आप शायद ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट वगैरह में इतना कोई वो नहीं है, वाइब्स पे चल रहा है। देखें
बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं भी। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टॉक को सहारा फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने दिया हुआ है, बैंक्स ने या दिया हुआ है। 24 करोड़ की आबादी में से अंडर 5 लाख लोग भी रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। वो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। कन्वर्जन तो चेक करो, आप ये जिस चेक तरह करें, हाँ अवेयरनेस आ रही है लोगों में, अवेयरनेस तो आ रही है, awareness आ रही है, awareness तो हाँ, आ ये रही है हाँ। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। और अगर इसी तरह अवेयरनेस आती रही तो आपका स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। एग्जैक्टली, अगर पब्लिक में ही शेयर बेचना शुरू कर दो, ऐसा ही है। भाई अगर लेट्स सपोज कंपनी के 100 शेयर है ना, अभी खरीदने वाले 20 हैं, आगे जाके 80 होंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ा दो साथ में यार, ऐसा ही है, ऐसा ही। वो भी तो चल सकता है। मतलब अगर आप, वही वाली बात है कि भाई देखो, मैं गेम आपको समझाता हूँ। गेम ये है कि पाकिस्तान इज अ कंज्यूमर बेस इकोनॉमी, इज नॉट अ ठीक है। प्रोड्यूसर बेस इकोनॉमी। हाँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है। ऐसे मेरे ही। बहुत इंजीनियरिंग के ये- दोस्त ये थे, आपके बड़ा इंजीनियरिंग के मसला है। दोस्त थे, इनके इंजीनियरिंग के ठीक है। दोस्त थे, कहाँ है? दुबई शुबई भाग गए ना सारे, कुछ यहाँ फंस गए, वो बेचारे फंस गए। यहाँ पे इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज ही नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही। भाई मैं एचईसी की मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एचईसी की एक मैं मीटिंग में गया, तो वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सारे वो फैकल्टी आई हुई थी, डिफरेंट वो लोग आए हुए। वहाँ पे एक बंदे से भी बातचीत हुई, बोल रहा है यार वो इंजीनियरिंग, एक यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसका वहाँ फैकल्टी मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, बोल रहा है यार मैं तो कहता हूँ इंजीनियरिंग बंद कर दो पाकिस्तान में। हाँ, बोल रहा है कि एक तो ये कि इंडस्ट्री लग नहीं रही ना पाकिस्तान में जहाँ हम इंजीनियर खपाएं, और बोल रहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल के इंजीनियर्स हम पैदा कर नहीं पा रहे कि वो जाके पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करें। वो उसका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं बहरहाल उससे अग्री नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, और क्या प्लान है इसके लिए, क्या कर रहे हैं आगे, ये एक बड़ा सवाल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बहुत सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही अभी है। रिसेंटली ग्रोथ है यार। नहीं, अभी बर्बादी है, पिछले 5-6 अच्छा, सालों में मैं बर्बादी है total। तजकार की एक बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ टेक्सटाइल की बात क्यों करते हैं, बिल्कुल आईटी ऐसे ही। इंडस्ट्री उसने बूम हाँ, पकड़ा है। हाँ बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। दूसरी कह रहे हैं, हम उसी को देख लेते हैं बॉस, कि वो देखिए, इसलिए पकड़ना पड़ेगा ना, वो अब आप let's मसला है ना, suppose- पता है हाँ, क्या, अब कभी कोई इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, जो नीचे होगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी, मतलब एक वो चीज़ भी तो देखनी वो है आपकी आपने बात फिर। ठीक है, वो मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा बहुत बैलेंस करना चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल ऐसी है ना, जैसे कि अगर आपकी घर की इनकम लेट्स सपोज 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख में से 1,80,000 टेक्सटाइल से आ रहे थे, तो 20 जो आप साइड में हसलिंग करके कमा रहे थे वो चल रहे हैं आपके, वो शायद 20 से 30 हो गए, बट 1,80,000 खतरे में पड़ गए। तो आपकी इकॉनमी 70-80 साल से इसी बेसिस पे चल रही थी। आपकी कॉटेज इंडस्ट्री से लेके बड़े मिल तक की पूरी लाइन थी प्रोडक्शन की, कि वीविंग यूनिट थे, स्पिनिंग यूनिट थे, गारमेंट यूनिट, कहाँ चले गए सारे? कभी गैस के इशूज़ हैं, कभी पावर के इशूज़ हैं, टैक्स के इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, कैपिटल मूवमेंट के इशूज़ हैं। बांग्लादेश जैसे कंट्री जो है, जो इंडिया से कॉटन मंगवा के उसने आपको पीछे छोड़ देते हैं सालों में, टेक्सटाइल पे आपने फोकस नहीं किया। कॉटन की प्रोडक्शन होम इंडस्ट्री में हमेशा ये बड़ी वजह हाँ बनी ना, थी। कॉटन की प्रोडक्शन आपकी खराब हो रही है, क्यों? वहाँ पे शुगर माफिया बैठा हुआ है, शुगर बेच रहा है वहाँ पे, तो सर मसले तो इनहेरेंट बहुत ज़्यादा है ना देखिए, यार। मसले, बात सही है, दुरुस्त है, और उस हवाले से भी खास तौर पे जैसे अभी रिसेंटली भी हमारी बातचीत हुई थी कि अगर हम बात करें ना एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो पाकिस्तान दुनिया में जो टॉप कंट्रीज है ना, वो उनकी जो प्रोडक्शन है पर हेक्टर वो तकरीबन 30,000 kgs है, टन्स है, सॉरी 30,000 टन्स। और पाकिस्तान में प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 3,000 के आसपास है। क्यों? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं ला पा रहा, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आए दिन फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड्स यार, अच्छा फ्लड्स की मौसमी, हाँ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि मौसमी सूरत हाल पर हमारी नज़र बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर कर चुके हैं कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है, प्रोडक्शन किस तरह कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, या सोचने वाले सोच रहे होंगे, पता नहीं कामयाब नहीं हो पा रहे। सैलाब आता है ना, वहाँ ज़िंदगी सिफर से फिर स्टार्ट होती है। बिल्कुल है। अच्छा, इस दफ़ा मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी ना, सैलाब के दौरान भी या सैलाब के बाद भी, कि हमने आलमी इदारों से इमदाद नहीं ली। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह होता था ना, वो भाई फलाना मुल्क से इमदाद की अपील कर दी, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ऑल दैट, लेकिन ये हल नहीं है। हाँ ना यार, कि हर साल सैलाब क्यों आ रहा है? अगर कुदरती आफात में से ये चीज़ शामिल है तो इसका हमें रोकथाम भी करना पड़ेगा। हम हर दफ़ा जीरो से स्टार्ट नहीं करते, हम खाना बदोश नहीं, हम एक रियासत है। इसका सिंपल सा हल है, 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर प्लान है, होना चाहिए। सिंगल कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, टू मैनी पीपल टू, मतलब बहुत सारे लोगों को खुश करने का टाइम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, कोई भी फेडरल का लेट्स सपोज फेडरल का डिसीजन होगा या स्टेट का डिसीजन क्या होगा, किस टाइप का डिसीजन? कोई भी लेट्स सपोज कि कोई यहाँ पे पॉलिसी हो गई, क्या policy पॉलिसी? देखो, कोई भी पॉलिसी जो पूरे कंट्री को अफेक्ट कर रही है लेट्स सपोज, ठीक है, अब उसकी अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, कोई इस पर नेशनलिज्म का तड़का लगाएगा, कोई रोडों पे भागेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। आपके सामने वो वाला 2025 से हम बात कर ही रहे, केनाल वाला मसला भी केनाल हुआ वाला था। मसला जो हुआ था, हाँ, वो भी तो एक मसला था ना।
हो जाता तो तो- ये डिस्पर्स होता ना पानी। वही तो कह रहा हूँ, वो वाला मसला था ना, एक एक्शन लिया, एक आपसे 80 सालों में कालाबाग डैम नहीं बन पाया। तो मतलब लिस्ट है भाई, यहाँ पे बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। डैम बनाने के लिए पैसे का नहीं देखो, डैम बनाने के पैसे का है, इतने बड़े बड़े चीजें बनेंगे, डैम अब तक बन ही जाता। चलो होगा 10 साल में नहीं बनता, 70 साल में फटा चल रहा है, 20 साल बाद बन जाता। कालाबाग ना बन तो उसके आस कुछ और बन जाते हैं, वो भी नहीं बन पाए। मल्टीपल चीजें हैं। अब कुछ लोग थ्योरी लेकर आ जाएंगे कि डैम तो चाहिए नहीं है। हाँ, वो वाले क्लब भी है, डैम ही नहीं चाहिए, एडम भी नहीं चाहिए, डैम भी नहीं चाहिए, डैम तो चाहिए, डैम तो ऐसे ही है, कुछ और है, और ये है वो है। IMF की रिपोर्ट है, पाकिस्तान सालाना $12 अरब का पानी जाया यार करता है। असल में बताऊं, पाकिस्तान ये है कि रिजर्वायर्स ही नहीं है ना आपके पास। हाँ, यार, जी, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली द नेशन समटाइम्स एक्ट लाइक कि वो जॉबलेस है। पाकिस्तान जॉबलेस है, घर पे बैठा हुआ है, और मम्मी पराठे दे दो, साथ में केचप भी दे देना। वो वाला पाकिस्तान की पराठे के हालत, साथ केचप, मतलब पराठे के साथ कुछ खाने को जो भी है, एग्जाम्पल सुनो। मतलब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी कि यार हर चीज सेट होनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, हर चीज सेट होनी चाहिए, सेट करनी नहीं है। मैं बैठ के वो सिगरेट मैं सिगरेट तोड़ूंगा, सही है, मैं 200 रुपए 400 रुपए रिश्वत खिलाऊंगा ट्रैफिक पुलिस वाले को, मैं मतलब सिगरेट देखे बगैर गाड़ी चलाऊंगा, मैं पता नहीं लोगों का हक खाऊंगा और पता नहीं फ्रॉड करूंगा, ये करूंगा। पाकिस्तानी कौन पाकिस्तानी, लेकिन बिल्कुल यार बिल्कुल सेट होना एक चाहिए। सादा सी मिसाल है। हाँ। अभी मैं जिस इन ड्राइव पे आया तो बेल्ट लगाया मैंने, जिसे मैंने बेल्ट लगाया ना, कहता है अच्छा हुआ खुद ही बेल्ट लगा लिए, फलाने के बच्चे जो है 10,000 का चालान कर देते हैं। मैंने कहा किसका चालान हुआ है? कहता है यार शराय फैसल पे 70 की स्पीड पे चालान कर दिया। अब बंदा 70 पे भी ना चलाए। मैंने कितनी की लिमिट है? कहते हैं 60 या 65 की लिमिट है शराय फैसल पे। मैंने कहा ये अब रियासत का कानून है, ऐसा ही आपने इसको फॉलो करना है। रियासत ने आपसे नहीं पूछना कि अलीमुद्दीन सही बात है। आज कितनी तेज रफ्तार गाड़ी चलाना चाहते हो तो मैं उसको कर लूं। आपने अमेंड करना होता है इसके हिसाब से। अच्छा, आप कानून को फॉलो जाकिर, करो। हाँ। उसके बाद कोई रियासत ना कर रही है तो फिर आप इतराज कर सकते हो। हमने कानून ही फॉलो नहीं करने। और मिसालें देनी है, जब यूरोपीय ममालिक में कितने लोग इंसाफ का कानून पसंद है, नहीं जी वहां भी डंडा है। ऐसा ही है। सऊदी दुबई में आप जरा गाड़ी रैश चला के दिखाओ ना, वो इतने चलान आते हैं ना आपकी नस्लें पे बैठ के ना, आपके पोता किस्तें भर रहा होगा उस चलान की। इस ये जो पूरा खित्ता है ना, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा हमारा जो रीजन है, ठीक है, एलीट यहाँ पर फायदे उठाता है निज़ाम से। ये तो ब्रिटिश छोड़ के गया ना। डजंट मीन कि आप बेस जो है वो उसी को छोड़ डालें, कानून को बिल्कुल ही छोड़ डालें। यार बट कानून कहीं ना should कहीं be- तो आगाज होना है ना, कहीं ना कहीं से तो आगाज होना है ना। आगाज तो होना है यार। देखो आगाज होना है, बात आपकी ठीक है। आपने सिग्नल पे कैमरे लगा लिए, 2025 की हाईलाइट ये भी है वैसे अगर देखा जाए। हाँ। कैमरे लग गए कराची में, बड़ी बात है। कुछ लोग तो कैमरे लेके भी चले गए, देखा था वो कैमरे समेत चले गए, लाखों का इक्विपमेंट था, पता नहीं कहाँ चला गया। पॉइंट ये कि आपने कैमरे लगा दिए, आपने रोडें बनाई, आपने मोबाइल स्नैचिंग रोकी, आपने जो इतने जो दुकान बाहर आ जाती है, आधी रोड तक दुकान बाहर आ जाती है, वो आपने रोका। आपने और बहुत सारी चीजें, आपने गैस के मसले, बिजली के मसले, कुंडे लगे हुए कराची में यार। अभी भी 70 साल बाद हमें स्क्रैच से फिर शुरू होना है, समझ रहे हैं। अब अगले अब जहाँ तक कराची की बात है ना, मैं आपको कराची की बताऊँ, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया का चाहे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप उठा के देख लें, वहाँ पे स्नैचिंग ये चीज़ें आप नहीं ख़त्म कर सकते। क्यों? लोग कहाँ से आए हुए हैं, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, अब इन्हें काउंट नहीं करा, किसी सिस्टम के अंदर नहीं लेके आ पा रहे अभी तक। तो लोगों को लोकल लेवल पे, लेट्स सपोज जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा होता, वही खड़ा होता यूनियन काउंसिल वाला, आप उसको वोट देते, आप उसका चाय पे बैठ जाते, बातचीत कर लेते। भाई आप बात कर रहे हैं यूटोपियन स्टेट की। यूटोपियन स्टेट की बात नहीं कर रहा, ये तो मसला है। अब ये मेरी बात सुने। अब देखा जाए ना, ठीक है, अगर हम एक घर में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक रेजिडेंशियल प्लॉट को हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे तो ये भी गलत है, समझ रहे हैं। यूटोपियन स्टेट नहीं कायम हो सकता, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, मोटी मोटी चीज़ें, ट्रैफिक कानून हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, जो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा काजी साहब, आपने PIA के बारे में बात की कि 3.5 बिलियन रुपीस उसकी वर्थ बनती है, इक्विटी एक्चुअली। हाँ, ये मुझे समझाएं किस तरह ये चीज़। देखें, अकाउंटिंग में ना, मतलब एक इक्वेशन आती है ना कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। देखें, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो दो ही सूरतें होती हैं एसेट्स खरीदने की। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एक बिजनेस कंसीडर कर लें ना, तो अगर ये कैमराज हैं, ये माइक्स हैं, ये सारा जो है, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट कंसीडर की जाती हैं। इनको खरीदने के लिए ना हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम लोन लेंगे।
तो जितने भी एसेट्स होते हैं उसकी जो टोटल वर्थ होती है वो दरअसल इस लोन और एक्विटी को मिला के बनती है। इसी वजह से एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटी और एक्विटी के। मैं आमतौर पे ना इसको एक आम फहम अंदाज में इस तरह समझा सकता हूँ। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपके लोन्स इतने ज़्यादा हों, पीआईए के साथ बदकिस्मती से हुआ ये कि लोन्स तो थे ही, लोन्स तो गवर्नमेंट ले चुकी थी, दायरा चला नहीं पा रहे थे, लोन ले लेके चल रहा था, सर्कुलर डेट अलग है। अब उस लोन को पे बैक करने के लिए हमारे पास ऑपरेशंस भी अच्छे नहीं थे कि हम प्रॉफिट में कंपनी होती है, कंपनी प्रॉफिट से वो लोन्स पे बैक कर रही होती है तो कंपनी चलो किसी तरीके से ओवरकम करती है। वो लोन्स पे चढ़ता चला गया। 2023 में एक्विटी नेगेटिव थी, पीआईए की एक्विटी नेगेटिव थी भाई। ये तो अब अगर आप 1 रुपए में भी लो तभी नुकसान में। हाँ, मतलब अगर लोन्स के साथ ले रहे हो आप, वही बात वो जो कंप्लीट करनी थी हमें कि अगर लोन्स के साथ ले रहे हो। अभी फिलहाल सूरत हाल ये है कि 75% शेयर्स, मैं वही बात कर रहा था ना कि 25% तो शेयर बेचे नहीं है, 75% शेयर बेचे। उसमें भी वो बहुत बड़ी बड़ी जो एसेट्स हैं जो बाहर हैं मुल्क से, होटल्स हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी शामिल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक शख्स ने इसको देख के खरीदा 135 अरब रुपए में। जाहिर है कि उसने उसमें पोटेंशियल देखा है। वो बंदा कोई आम आदमी नहीं है, आप आरिफ हबीब को भी जानते हैं और बाकी उसके साथ जो ग्रुप में जो बाकी जो लोग हैं वो अच्छे बैंकर्स हैं, बड़े 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 इदारों में काम, स्टॉक में बड़ा उनका वो है। तो वो एक पोटेंशियल देख रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है और ये फ्यूचर में काम कर सकता है। मैं फिर यही कहूँगा कि बहुत बहुत एक अच्छा सौदा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने ओन की हैं कि गवर्नमेंट तकरीबन कोई 600 अरब रुपए के आसपास मेरे ख्याल में इस तरह की कोई लाइबिलिटी है। उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज़ खरीदना, ये जो सालाना नुकसान में, जो नुकसान में है, ऐसी चीज़ खरीदना एक बड़ा सौदा है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस ग्रुप को लगता है कि ये इसको चलाएंगे और 1-1.5 साल बाद ये सारी जो यानी एफिशिएंट बना के इसको, यानी जो ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है या इस तरह के जो काम हुए हैं उसको ये फारिग करके ये मेरे ख्याल में एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरफ अल्लाह करेगा, क्योंकि ये भले अब रियासत की मलकियत ना रहे, मतलब हाँ, गवर्नमेंट की मलकियत ना रहे, बट पाकिस्तान का एक माथे का झूमर रहा है ऐसा ही है। अच्छा, ये पहले भी स्टेट ओन तो नहीं थी ना ये इसको? हाँ, पीआईए को तो 1950s में खरीदा मेरे ख्याल। ओरिएंट के नाम से, गालिबन ओरिएंट के नाम से थी, ऐसा ही है। अच्छा, अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग होती है। हाँ, और बड़े अफसोस की बात है ना कि मेरे चैनल के देखने वाले अफगानिस्तान से ही बड़ा ताल्लुक है उनका। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान के में रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे आके अब उनका ना अफगानिस्तान वालों का बहुत इजी है, कभी वो इस्लाम पसंद बन जाते हैं, कभी वो कॉम्प्रस बन जाते हैं। पाकिस्तान के मामले में कॉम्प्रस बन जाते हैं, वैसे उनसे किसी चीज़ का पूछो तो फौरन इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं। जो ये इनकी आदत मुझे साइंस समझ नहीं आई। इसके ऊपर मैं समझना चाहूँगा, बीइंग अ फेलो पख्तून, I understand their mindset. पठानो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मशर है, मशर सही है गलत है, मशर को कुछ पता है या नहीं पता, मशर है। तो मशरान जो हैं, बेसिकली मशरान कहते हैं पश्तो में एल्डर्स को। एल्डर्स जो हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है हमारे कल्चर में और उनकी बात अटल होती है। अब जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे अफगानी थे, जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्हें इंटरव्यूज़ भी दिए और वो इंटरव्यूज़ उन्होंने इंडिपेंडेंट चैनल्स वगैरह को दिए। उन्होंने यही बोला कि ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं और बड़ा मसला है हमारे लिए, बहुत तकलीफ़ में, बट एटलीस्ट ये है कि जब वहाँ पे जंग हुई थी तो 30-40 साल हमने यहाँ पे गुजारे, 40 बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत अरसा गुजारे। और मैं तो ये भी बिलीव करता हूँ कि ये पूरा जो एक एक्सरसाइज थी इनको वापस अफगानिस्तान भेजने की, थोड़ी और अच्छी हैंडल हो सकती थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि अगर आप ख़ुद बीइंग अ पाकिस्तानी किसी और मुल्क जाते हो डंकी करके और वहाँ पे फिर आप 10 साल बाद अचानक से नेटवर्क में आके बोलते हो कि यार मैं तो यहाँ पे असाइलम लेने आया हूँ, तो ये अप्लाई अपने ऊपर भी करो थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक जवाब है। क्या? इसमें जवाब ये है कि अगर पाकिस्तानी या कोई भी किसी मुल्क में डंकी लगा के जाता है ना, तो पाकिस्तान से ज़्यादा उस मुल्क का वफादार रहता है। आप 40 साल रहने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहते। देखो सारी मछलियाँ गंदी नहीं होती, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी जो ईरान और इजराइल का जो मसला हुआ ना, हाँ ठीक है, जितने भी इजरायली जासूस थे सारे अफगानी थे। ईरान ने मास डिपोर्टेशन की है, लाखों की तादाद में, 1 हफ्ते के अंदर निकाल दिए, लाखों की तादाद में पूरे कैंप्स खाली कर दिए। आपने ईरान के खिलाफ आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता। पाकिस्तान जो इज्जत से आपको कुछ 10 दफ़ा वार्निंग दे चुका है,
निकालना अभी ज़बरदस्ती शुरू किया क्योंकि 2022 से हाँ, काफी 2022 time। दिसंबर से वार्निंग्स मिल रही है भाई कि अब खत्म हो गया निज़ाम, अब खत्म हो गया नहीं निज़ाम। देखो डिपोर्टेशन अच्छा जो एक की है ना, ये चीज़ कंप्लीट कर दूँ ना, आप जाने को तैयार नहीं है, ना जाएं आप इसको अपना घर समझ लें, चले ना समझे घर, नुकसान तो ना देना। असल जो गेम सारा हुआ है ना, ये जितना भी ये जंग भी जो अफगानिस्तान की, इसके पीछे सबसे बड़ा जो आंसर है वो सर आपकी है स्मगलिंग। अफगान ट्रेड जो यहाँ से जाती है, ट्रांजिट ट्रेड जाती है, होता क्या है कि बॉर्डर के दोनों तरफ ना, मतलब ये एलीट जो मशरान है ना, वो अरब खरबपति हो गए। एग्जैक्टली उनके बंगले आपको कराची में मिलेंगे, लाहौर में मिलेंगे, इस्लामाबाद में मिलेंगे। उस इलाके का पश्तून उतना ही बदहाल है जितना आज से 20-30 साल पहले था। ये करते क्या है, ये करते ये हैं कि भाई के अफगानिस्तान से मंगाया सामान मंगाया उन्होंने, मिसाल के तौर पर 100 रुपये की चीज़ मंगाई इन्होंने, वहाँ से आई पोर्ट पे, पाकिस्तान के पोर्ट पे उतरी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है तो टैक्स फ्री है वहाँ पे, ठीक है। आपने वो 10 रुपये का चालान समझो भरा, रोड का जो भी आपने भरना है, आप उनको अफगानिस्तान ले गए माल को कि अफगानिस्तान के लिए। यहाँ तक कहानी ठीक थी, पर असल कहानी क्या हुई कि वो मिली भगत थी। यहीं बैठे हुए एक व्यापारी ने वो मंगवाया था माल, और अफगानिस्तान में उसका दूसरा नेटवर्क बैठा हुआ है। अब वहाँ से फिर क्या होता है, वो माल कंटेनर खोलते हैं, फिर वो स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, टैक्स फ्री माल, और वो पाकिस्तान की मार्केट में बिकता है। अब वही अल्ताफ वजीर है, पश्तून है, कारोबार कर रहा है, उसने वही चीज़ मंगाई पाकिस्तान में बेचने के लिए। 100 रुपये की चीज़ थी, 40 रुपये टैक्स पड़ा उस पर, वो चीज़ हो गई 140 रुपये की। फिर लाते पचाते घर तक लाते हुए उसको पड़ गई 170 रुपये की। अब अल्ताफ वजीर एक पाकिस्तानी पश्तून है, इसको वो चीज़ पड़ी 170 रुपये की, और वो स्मगलर जो ना टैक्स दे रहा है, उनको नुकसान दे रहा है, उसको वो चीज़ पड़ रही है 110 रुपये की। अब अल्ताफ 170 रुपये की चीज़ और 110 रुपये की चीज़ का मुकाबला कैसे करेगा? नहीं हो पाएगा, सही बात है। तो पाकिस्तान का पश्तून उसका सत्यानाश हो रहा है, पाकिस्तान का ताजिर उसका सत्यानाश हो रहा है, और ये स्मगलर अरबपति खरबपति हो रहे हैं, वो पूरा नेटवर्क है। मैं इसमें 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखिए जो मैं अब मशरान वाली बात कर रहा था ना, मशरान आर मेकिंग मनी, दे आर वेल ऑफ इन एनी सोसाइटी ऑफ पख्तून। KPK में अनफॉर्चुनेटली आप नोट करो, एवर सिंस द रशियन वॉर जो हुई थी ना, उससे पहले भी पेशावर का एक डिफरेंट पेशावर था। अगर आप नोट करो, जैसे अफगानिस्तान है डिफरेंट अफगानिस्तान सा, KPK भी डिफरेंट माइंडसेट से चलता था, बिकॉज एक मतलब ब्लड लाइन वही है, वही ब्लड है, वही इलाका था बिफोर द क्रिएशन ऑफ द कंट्री, वही सब चीज़ें था, एक ही रीजन था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, हम सबको पता है वो हिस्ट्री। मसला ये है कि अब जैसे आप नोट करो कि स्टेट है, लेट सपोज स्टेट की हर जगह चल जाती है, बट वहाँ पे वो फिर भी वो भाई साहब इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे आम आदमी को वहाँ पे भी वही वाला फैक्टर आ गया है जो यहाँ पे सिंध में अनफॉर्चुनेटली एक भाई साहब अभी तक ही जिंदा है। तो भाई यहाँ पे एक अंडरटेकर जिंदा है, वहाँ पे एक भाई साहब जो हैं वो जेल चले गए, बट वो जो है ना वो इलेक्शन जीते जा रहे हैं, 3 दफ़ा जीत गए, काम कुछ नहीं किया। उससे पहले क्या था, MMA बनी थी, आपको याद होगा, ANP से पहले MMA थी। उस टाइम यही भाई साहब थे जो अभी आजकल बैठे होते हैं, बोलते हैं मैं जोड़ तोड़ करता रहता हूँ, फजल रहमान साहब, ठीक है, उनकी एग्जांपल लें तो उन्होंने भी तो मामू बनाया ना, बेसिकली पूरी कौम को इस साइड पे किया ना, पठान कौम को किसी एजेंडे पे लगा दिया, फिर वो वाला एजेंडा भी चला ना। देखो वो सारा जो था ना, सारा गेम मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ, ये चमन में इतना बड़ा धरना चला, सबके पीछे वही स्मगलिंग माफिया थी। स्मगलिंग आज स्मगलिंग खोल दो आप, हाँ, ठीक है, सब कर दो, ये सारा दहशतगर्दों के पीछे से पैसा हट जाएगा, आपको पूरी पट्टी पे अमन नजर आएगा। लेकिन उस अमन का नुकसान जो होगा कि पख्तून की आने वाली 2 नस्लें भी पसमानदा ही रहेंगी। मैं उसी चीज़ में ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी वो जो पठानों के कॉन्सेप्ट होते हैं, वलमस्तिया होता है, बदल होता है, जैसे हम लोग बाकी लोग पढ़ते हैं जो पठानों में इंटरेस्टेड होते हैं कि लिटरेचर में इनकी थियोलॉजी क्या है पश्तूनिज्म की। अब वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे गांव में भी दिया जाता था। मैं बन्नू में मेरा गांव है, तो मैं जब गांव जाता था तो पता चलता था कि फलां गांव में फलां जगह पे अगवानी जो है, गैर कानूनी जो है, लोग वहाँ रह रहे हैं। ये लेट सपोज मैं सामने पूछता था अब्बा से, ज़मीन पे कौन बैठे हुए? एक ज़मीन थी, वहाँ पे 20 थी, ये 20 का कारोबार करते हैं। बन्नू की FR बन्नू की बात कर रहा हूँ, अयूब खान 20 मतलब 20 मक्खियाँ, 20 अच्छा, मक्खियों का बहुत कारोबार करते हैं बाय द वे अगवानी ना, दे आर नोन फॉर देयर वेरी गुड हनी। Afghanistan is a very good rich country as far as fruits and honey and all these elements जो ड्राई फ्रूट्स का कंसर्न है। तो ये हनी की भी बहुत बड़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग होती थी, उसको भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया पाकिस्तान में भी फिलहाल। और पता नहीं अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐड करना चाहूँगा, बहुत से वे बड़े ख़राब हो गए, बहुत टनों के हिसाब से खाना बर्बाद हुआ है, ये जो बॉर्डर बंद हुआ है। तो पॉइंट ये कि उस ज़माने में ना
यही बात बोली जाती थी कि आप तो वलमस्तिया में बिलीव करते हो ना, दुश्मन भी आपका आएगा। भाई आप इनको एजुकेशन दी नहीं, गांव देहातों में केपी किए गए इन्हीं मशरान ने 60-70-80 साल से। लाइक आई वाज द ओनली गाय इन माय होल खानदान हु डिड O levels and A levels। अब मैं चाहता कि मेरी कम्युनिटी में, वजीरों में या पठानों में और बहुत लोग एजुकेशन हासिल कर लेते तो दुनिया कुछ चेंज हो जाती उनके लिए। बट उन्होंने क्या किया, इसी चक्कर में लगे थे कि वो तो वलमस्तिया का हमारा एक पार्ट है। अब आप वलमस्तिया को साइड पे कर दो भाई, अब नेशनल बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है, वो गैर कानूनी बनता है, उसको आपने रखवाया हुआ है क्योंकि आपने ही जवाब दिया ना स्टेट को। स्टेट तो कंट्री पे बिलीव कर रही है और आप मुल्क में रह के खिलाफत चलाना की बात कर रहे हो। तो जब इस तरह का तजाद होगा ना, और प्लस उसके अंदर फिर आप अपने पश्तों के भी वो डाल दो, ट्रेड्स वगैरह के नहीं यार जाने दो, और सब चीज़ों को साइड पे करके आपकी वाली बात है कि एंड रिजल्ट क्या है, कहीं ना कहीं पैसा बन रहा है। दूसरी बात यह ना कि चलें ठीक है, मैं कहता हूँ भाई किस ठीक है, इस तरफ भी पश्तो बोलते उस तरफ भी पश्तो बोलते इसी बुनियाद पे हमने उनको सपोर्ट भी किया था 1980s में, क्योंकि भाई दोनों तरफ एक ही ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, एक ही मज़हब वाले लोग हैं। बट क्या वजह है कि अफगानिस्तान का जो पश्तून है वो पाकिस्तान में आके अपना झंडा लहराए तो सही है, लेकिन पाकिस्तान के पश्तून की इतनी मजाल नहीं है कि अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान का झंडा लहरा सके। ये वन साइडेड जो लव अफेयर था ना हमारा, इसने बड़ा जलील कर दिया पाकिस्तानियों को, और हमने वन साइडेड लव अफेयर चलाया तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ। या देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कि अगेन उसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में तो फिर मतलब साउथ इंडिया भी कंट्री बनना चाहिए था, देखा जाए असल यही हो रहा है, ऐसे पंजाब यूनाइटेड होना चाहिए था, ठीक है ना। मसला ये जो पाकिस्तान को आज़ाद कराने में बॉयज़ थे ना, वो अलीगढ़, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ यहाँ के बॉयज़ थे। कंट्री उनको मिल रहा था वहाँ पे, और वो उन प्लॉटों के लिए लड़ रहे थे इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो बातचीत चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ उनकी। मतलब आप अजीब, आपकी फाइल लगी हुई है बी ब्लॉक में और आप ए ब्लॉक के फला 500 गज के प्लॉट के लिए आप बैठ के बहस कर रहे हो लीजिंग सोसाइटी से कि मुझे ये वाला प्लॉट दे दो, और आपकी फाइल वहाँ की है। ये भी तो बड़ी हिस्ट्री है ना कि जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, जो इनिशियल हमारे फाउंडिंग फादर्स उनको कह लो आप, वो तो उनका बिलोंगिंग ही इस रीजन से नहीं थी ना भाई, अगर देखा जाए, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज हियर। क्योंकि उस ज़माने में तो फिर एक तरह से आप कहते हो कि अफगानिस्तान का पार्ट है केपी के, इससे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का पार्ट भी होना चाहिए अगर देखा जाए। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो तो ये पेशावर और ये जो नॉर्दर्न जो हमारा ट्राइबल एरिया बेसिकली, ये तो ना ब्रिटिश के अंडर था ना तो अफगानिस्तान के अंडर था। यहाँ तो फकीर एपी घूम रहा था यहाँ पे। फकीर एपी कौन है, रिसर्च करें आप। अच्छा, ये लेट 19th सेंचुरी में ना, अफगानिस्तान का जो बादशाह था उसने, और ये यहाँ जो बैठे हुए थे ब्रिटिश राज, इन्होंने मुश्तरका तौर पे तय किया कि ये कबाइल हैं, ये दोनों तरफ तबाही मचाते हैं, तो इनको कोई कंट्रोल करने वाला हो। तो दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी से ये फैसला पाया गया कि भाई ये बॉर्डर लाइन बनेगा, जो ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया जाता है। वो तो आपकी बात ठीक है, ये हम संभालेंगे, वो आप संभालना। बट एट दैट टाइम देयर वाज अनदर गेम गोइंग ऑन। इसके बाद इट वाज अ ग्रेट गेम बिटवीन रशिया एंड यूके। इसके बाद 2-3 हुकूमतें आई, 2-3 दफा जंगें हुई अफगानिस्तान की और बरतानवी राज की। एक जंग, पहली जंग जीत गए, दूसरी जंग जब हार भी गए ना, तो अफगानिस्तान ने कभी भी इस इलाके को क्लेम नहीं किया। इस इलाके को सरदार अब्दुर्रहमान नाम था जिसने ये फैसला किया था, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, मतलब ये 2-3 जनरेशंस में आ गया। इन्होंने कभी इस इलाके को क्लेम ही नहीं किया कि हमें वापस चाहिए ये। 1947 में अचानक इनको याद आ गया, जब पाकिस्तान बन गया, जब ये एक वो हो रहा था तकसीम का फार्मूला तय पा, तब इनको याद नहीं आया। पाकिस्तान बन जाने के बाद इनको याद आया तो भाई हमारा हिस्सा होता था किसी ज़माने में। उसकी वजह ये है कि पहले बॉर्डर बराए नाम था, लोग इस तरह घूमते रहते थे सारा टाइम, ठीक है ना। वो तो अल्ताफ, वो तो 1990 तक अभी इस पे बॉर्डर लगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जब इतना आपस में घूमते रहते थे, जब आपके मुल्क के दुश्मनों ने भी देखा कि यहाँ तो पूरी कौम को ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कभी एमएमए पीछे भाग रही है, कभी एनपी भाग रही है, तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पे बार बार कोई ना कोई एक आइडियोलॉजिकल मिल जाता है और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस वो पढ़ानों वाले ट्रेड्स भी हैं कि वलमस्तिया भी है, ये भी है, सब चीज़ें मिला के कल्चर और ब्लड और रिलीजन भी आपने ऐड कर दिया, तो जो आपके मुल्क के दुश्मन थे उन्होंने ठीक है ब्रो,
बेस्ट चीन है, बीच में बॉर्डर भी नहीं है, तो क्रॉस करो और यहाँ पे हमले करवाओ। फिर जब स्टेट ने बोला कि यहाँ पे बॉर्डर लगाओ तो उन्होंने फिर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। ये है पूरी कहानी। इससे ज़्यादा मुझे जो लगता है ना कि अफगान तालिबान क्यों हाँ इस तरह से एग्रेसिव हुए अगेंस्ट पाकिस्तान, हाँ कि उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं और एग्जैक्टली। माँ सिवाय नेशनलिज्म के मंजन के। इस्लाम के नाम पे वो आते हैं, खुद को इस्लामी कहते हैं, पर मंजन वो नेशनलिज्म का भेजते हैं, कौम परस्ती का। अच्छा, अब 2001 क्योंकि हमने तो सपोर्ट किया था इनको, हमारे बनाए हुए लोग हैं, हमारे हाथों के बनाए हुए बुत हैं ये, और जब 2001 में यहाँ पे अमेरिका आके बैठ गया तो ज़्यादा नॉर्दर्न वालों को हुकूमत मिली यहाँ पर। नॉर्दर्न वाले वो थे जिनको हमने नेगलेक्ट किए रखा, हालांकि वो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने रूसियों से लड़ाई उन्होंने की थी सोवियत के साथ। अच्छा जी, वो हुकूमत में आए तो जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो ज़्यादा बात वो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, क्योंकि हमने उनके मुखालफिन को सपोर्ट करते रहे, बहुत एंड तक सपोर्ट करते रहे। 2021 में जब वो अमेरिका चला भी गया तो हमारे DGI से वहाँ पे जाके चाय पी रहे थे। अब जब तक अमेरिका वहाँ रहा, वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ गवर्नमेंट रही, उसके बाद भी सब कुछ होने के बाद 1996 के बाद भी, तो पूरा एक 20-22 साल का अरसा है पाकिस्तान से हेट पे मबनी। अब जब ये तालिबान वहाँ पर आए, उनकी हुकूमत आ गई, तो ये कोई अक्सरियती हुकूमत नहीं थी, ठीक है, बस ये एक पावरफुल ग्रुप था जो काबुल पे आके बैठ गया, जो पूरे अफगानिस्तान में चलता आ रहा है। जो हिस्ट्री देखते हैं, ये जो पावरफुल ग्रुप होता है वो आके बैठ जाता है। अब इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई फ्यूचर के प्लान्स नहीं है, लेकिन इन्होंने अब कौम की हिमायत भी हासिल करनी है, क्योंकि आप जितने भी पावरफुल ग्रुप हो, अगर आपके पास कौम की हिमायत नहीं है तो इवेंचुअली यू विल कोलैप्स। हिस्टोरिकल वाकया सुना के आपको बस जवाब ये दे ये रहा हूँ। कंप्लीट कर लूँगा बात। उन्होंने क्या किया, एक सिंपल चीज़ उठा ली, चलो भाई ये वैसे ही पाकिस्तान से तो नफरत करते हैं ना, आधों को तब नफरत थी कि भाई तालिबान ने सपोर्ट दिया, आधों को फिर तब नफरत हुई कि भाई ये अमेरिका की सरहदें दी, बाकियों को तब नफरत हुई भी कि अमेरिका जा रहा है और हम पीछे रह गए, क्योंकि अमेरिका से लगी बंदी आमदनी लगी हुई थी जो आज तक चल रही है, हफ्तावार भत्ता मिल रहा है अफगानिस्तान को आज भी। अच्छा जी, तो उन्होंने को सिंपल ये लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो कौम लगी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ मास खड़ा कर लो, हमें अवामी हिमायत मिल जाएगी। साथ में इनके जब ये बंद हुई आपकी स्मगलिंग, तो वो जो पैसा मिल रहा था काले धंधे का, वो ही बंद हो गया। तो एक सिंपल सीन मिला कि भाई क्या इंडिया से हाथ मिला लो, क्योंकि वो तो मुसलमान है ना, वो तो मतलब शरई पर्दा करने वाले और शरई मुसलमान है, शरीयत का पाबंद है, दारुल इस्लाम तो है ही हिंदुस्तान। इंडिया से हाथ मिला लो, पाकिस्तान के खिलाफ मुहाज खोल लो। एक तो चलो अमेरिका से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इंडिया से पैसा मिलता रहेगा, इकोनॉमी का चक्कर चलता रहेगा, अवाम को जो है वो कौम परस्ती का मंजर मिल जाएगा कि भाई देखो जी अफगान कौम जाके लड़ रही है। तो मैं ख्याल में इस चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुहाज खोल लिया, यहाँ से मार खाई। अब जहाँ जहाँ उनके दर थे, जहाँ पे वो सज्जा टेकते थे, क्योंकि इंडिया तो हार चुका था, अब इंडिया अपनी जंग अफगानिस्तान के थ्रू लड़ना चाह रहा है कि हम जिस तरह इंडिया के खिलाफ अग्रेसिवली लड़ रहे हैं ना, हम बहुत मुसलमान, क्योंकि हमें तो भाई दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान है तो उसका दर्द पाकिस्तानियों को है, हम अफगानिस्तान को हरा के भी हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम खुश नहीं हो पाते कि यार मरने वाला भी कलमा को मुसलमान है। अच्छा देखिए जहांगीर, विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम जीता था ना 1945 में, यूके में इलेक्शन हुआ था उस साल, उसी साल या शायद अगले साल हुआ था, बट एक बहुत जल्दी हुआ था इलेक्शन। विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गया था, पता आपको बात है? क्योंकि ब्रिटिश अवाम बहुत मेंटली तो हमसे बहुत एडवांस थी उस जमाने में भी, वो एम्पायर का पार्ट थी, हम तो बेसिकली सब्जेक्ट्स थे उसके। उनको ये बात समझ आ गई थी कि विंस्टन चर्चिल इज़ अ वेरी गुड वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ही इज़ नॉट अ पॉलिसी वाला गाय। फर्क होता है, एक लोग होते हैं जंग के लिए अच्छी लीडरशिप, एक होती है अमन की लीडरशिप। अमन की लीडरशिप फिर ये एजुकेशन, हेल्थ और इन पे बात करती है, और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और इन सब चीज़ों पे बात करती है। अमन में यही काम होते हैं, जंग में सारे काम नहीं होते हैं। ट्रू। जंग में फिर ये भी होता है कि आज जबरी भर्तियाँ होती हैं जब जंग होती है सही मानों में। अगर आप चल फिर सकते हो, मर्द हो, आपको तो फौजी उठा के लेके भाग जाए। पहले ज़माने इस तरह होता था कि यूएसए में भी जो मोहम्मद अली का भी टाइटल लिया था उससे भी मना कर देता वियतनाम जंग के लिए। एग्जैक्टली, तो इन्वेस्टमेंट हुई थी ना भाई। तो चीज़ें थोड़ी चेंज हैं। असल में वो जंग के आदी थे, उनको अब एक अमन का एक मुल्क दे दिया है, बट उनको अमन करना नहीं है, उनको मजीद जंग करनी है सरवाइव करने के लिए। बहाना चाहिए उनको, वो अमन बेसिक मसला ही यही है, उनको अमन चाहिए नहीं है, अमन में सर्वाइवल नहीं है उनका।
अच्छा, एक और जो चीज़ 2025 में हुई है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ यार बहुत बड़ी बात है ये कि पाकिस्तान में एक आलमी इवेंट हुआ, क्रिकेट का आलमी इवेंट। हाँ यार हमने जब होश संभाला, मतलब 18-19 साल का था मैं जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ। खैर उससे पहले ही न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। आप छोटी कर रहे हो, लेकिन- उम्र अपनी होश संभाला आपने मतलब जवान हुआ 18-19 साल की उम्र में यार, ठीक है। वोट देने के काबिल हुए। तो हमने चीज़ देखी नहीं कि कोई आलमी मेला मुनक्किद होता है, टीमें आती हैं तो कैसा फील होता है, उसको हम के लिए क्या महसूसात होते हैं। फिर हमने बहुत लंबी जंग देखी है यार, हमने बहुत लंबी जंग भुगती है। इनफैक्ट अभी पिछला साल भी जो है फौजी शहादतों के हवाले से बहुत ख़तरनाक गया है, काफ़ी कि लगभग 4-5 हज़ार शहादतें हुई हमारी पिछले साल। ये बड़ा खूनी साल रहा है पाकिस्तान के लिए। यार तो हम जंग में भी हैं, फिर हम आलमी तवज्जो का मरकज़ हैं इस वक्त। अरब से लेकर अजम तक पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। मैं इसकी वजह बताऊं, आपने कहा ना कि 4-5 हज़ार हमारे भाई शहीद हुए हैं और बड़े धमाके भी हुए हैं, बड़े मसले भी हुए हैं, वॉर एंड टेरर भी चल रही है और मुल्क में भी मसले हैं। लोगों को ना, पाकिस्तानियों को बताऊं क्यों समझ नहीं आ रही, क्योंकि टीवी सिर्फ KLI में चल रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हाँ, KLI में टीवी और मीडिया और लोग दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। बाकी जगह क्या चल रहा है लोग नहीं दिखाते, मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि उसका पैसा नहीं बनता शायद। पाकिस्तानी हर जगह रहते हैं, इस बहुत बड़ा मुल्क है माशाल्लाह से। अगर वो आप ये दिखाओ ना कि बाकी जगह भी क्या चल रहा है, तो शायद मासेस को समझ आ जाए कि हम कहाँ खड़े में। और स्टेट जो इनिशिएटिव, मासेस सिर्फ टिकटॉक पे लगी हुई है। हाँ मासेस तो टिकटॉक पे लगी ना अनफॉर्चुनेटली। आप समझ रहे हो ना, मतलब अब आप खुद सोचो ना कि एक मुल्क के आप उसको कह रहे हो कि तुमने हम पे दहशतगर्द हमला करवाया था, मोदी चीख रहा है वहाँ से। अब वो छोटा मोटा कोई मुल्क नहीं है, वो इंडिया है, ठीक ठाक बड़ा मुल्क है भाई। उसने आपको धमकियाँ दे रहा है, आप यहाँ बैठ के मीम्स बना रहे हो। अब या तो आप बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, पागल हो गए हो कि आप मीम्स बना रहे हो। दे हैड द टेक्नोलॉजी, लेट्स सपोज वो 100 मारते या हम 95 हम लोग डिसेबल कर देते। मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूँ, कराची पे अगर अल्लाह ना करे मारे कभी वो, ठीक है, हमारी दुआ तो यही होगी एयर डिफेंस हमें बचा ले। बट हमें ये भी पता है, बीइंग अ रैशनल पर्सन, कि ऐसा कोई एयर डिफेंस ही नहीं है कि सारे मिसाइल कोई उड़ा दे। वो पड़ोस से हमले हो रहे हैं ना, पड़ोस से हमले हो रहे हैं, कौन से कोई हाँ। यूरोप से मिसाइल आ रहा है, True. ठीक है। तो अब हमें ये रियलाइज ही नहीं था उस टाइम मोमेंट पे कि भाई कोई मिसाइल आपकी बिल्डिंग में भी गिर सकता है, जहाँ भी हम अभी बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी गिर सकता था, जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ आप रहते हैं, कुछ भी हो सकता था ना भाई। एनी शिट कुड हैव हैपेंड। मसला ये कि 2001 से लेके अब तक ना स्मॉल डोजेज में ये वाली फीलिंग है ना कि अभी ख़त्म हो सकता है सिस्टम और नाजुक सूरत हाल, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। तो हम इम्यून हो गए हैं बेसिकली। वो कहते हैं ना कि गेम खेलते हो लास्ट स्टेज की बला आती हमने है। इतना खून खराबा देख लिया कि एग्जैक्टली हाँ। वो कहते हैं ना, उसको जितना मारोगे उतनी पावर उसमें आती रहेगी। वो कौन सा वो मार्वल का कैरेक्टर होता है कि जितना मारोगे उतनी पावर, वो हल्क वाला सीन, जितना पिटता है और गुस्सा आता रहता है और पावरफुल होता रहता है। एग्जैक्टली, तो वो वाला सिचुएशन हो गई पाकिस्तानियों की। चलें इसी नोट के साथ फिर आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं कि रनिंग टॉपिक है, इस पे बातचीत चलती रहेगी। जियो पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल हो या पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल हो, बदलते वक्त के साथ इस पर इंशाल्लाह हर हफ्ते एक पॉडकास्ट सिर्फ मखसूस इसी टॉपिक पे किया करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भी अपनी बात समझा पाए होंगे। जो सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से, इस पॉडकास्ट के हवाले से, कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए मुझे काजी मोहम्मद हारिस अल्ताफ़ वज़ीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।